हेलो बच्चों, क्योंकि आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट 2 का लेक्चर पढ़ेंगे। इस लेक्चर में कुछ विशेष कॉन्सेप्ट हैं, उनको मैं सिखाऊंगा और हम लोग एनसीईआरटी 9.1 9.2 भी कवर करेंगे। आज कोशिश करते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूं कि 10 लेक्चर में मैं इसको फिनिश कर दूं। जब 10 लेक्चर में इसको फिनिश कर दूंगा तो कृपया ध्यान से सुन ले। जो बच्चे पीछे चल रहे हैं तो मैं अवकल समीकरण तक तो कैमरा लगा ही रहा हूं, इसके बाद वेक्टर से कैमरा लगाना बंद कर दो। अब वेक्टर से पीछे कैलकुलस का कोई लेना देना नहीं है, तो आप वेक्टर आके ऑफलाइन क्लास पढ़िए और पीछे आपके वीडियो प्रोवाइड रहेंगे, तो आप पीछे से कैलकुलस को कवर करिए, ठीक। तो कल हमने क्या पढ़ा था? अवकल समीकरण किसे कहते हैं? कोई बताएगा अवकल समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों की एंट्री हो सकती है या नहीं हो सकती, किंतु डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की एंट्री होना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। समझ में आ गया? उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें स्वतंत्र चर आए, परतंत्र चर आए और अवकल गुणांक एक या एक से ज्यादा बार वाले भी आ जाएं, उन्हें हम अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है? उच्चतम क्रम का अवकल गुणांक, अवकल समीकरण की कोटि, और उसी की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। फिर कल मैंने एक चर्चा किया था स्वेच्छा चर राशि, आर्बिट्री कांस्टेंट बताया था। तो आज कोटि और घात में कुछ अपवाद है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। इस तरह के सवाल आते हैं, हेडिंग डालेंगे कोटि मतलब ऑर्डर और डिग्री, घात में अपवाद। अपवाद, हाँ ये क्या बकवास है? सब लोग बकवास को कायदे से सुनिएगा तब मजा आएगा, ठीक। नंबर 1 अपवाद क्या है? इस तरह के सवाल आएंगे, आप गलती कर डालोगे, आप विश्वास नहीं मानेंगे। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा धोखा खा गया ना, इस चैप्टर में बहुत खतरनाक चैप्टर है और देखा जाए तो कुछ नहीं है, ठीक। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमेशा जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं वो एप्लीकेशन में पूछे जाते हैं। इसलिए एक चैप्टर पढ़े होंगे एप्लीकेशन, आप इंटीग्रल पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग। तो जब अनुप्रयोग का सवाल पूछता है, एओडी भी पढ़े होंगे, एप्लीकेशन आप डेरिवेटिव भी तो पढ़े हैं। तो जो एप्लीकेशन वाले जितने भी चैप्टर हैं वो सेवर होते हैं परीक्षा में आना, क्योंकि जब एप्लीकेशन कराएगा तो आपसे आप बात समझ गए होंगे, आप इंटीग्रेशन भी करोगे और उसको एप्लीकेशन कैसे करते हो, अप्लाई कैसे करते हो, वो जरूर पूछ लेगा। तो ये चैप्टर इसलिए पूछा जाता है कि कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है, ये पूरी टेस्टिंग कराता है कैलकुलस की, क्या अवकलन समाकलन सारे अनुप्रयोग आपसे बनते हैं कि नहीं बनते। तो ये लास्ट चैप्टर कैलकुलस का, इसके बाद हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे। वेक्टर के बाद देखिए, यदि दूसरा साल होता तो हमारे 2 चैप्टर यहाँ से बचते हैं। कौन कौन बचते हैं? वेक्टर और प्रोबेबिलिटी सवाल चैप्टर खत्म, मतलब कोर्स खत्म। और यदि पिछले साल से हम पोजीशन पे होते तो जो 2 चैप्टर खत्म होने में कितना लगता? नवंबर दिसंबर। बहुत अच्छा पढ़ाते, 1 महीना वेक्टर 1 महीना प्रोबेबिलिटी, खत्म दिसंबर में। हर साल ऐसे तो करते हैं, इस साल भी खत्म दिसंबर जनवरी में। भाई देखो, नवंबर में आपका वेक्टर खत्म, चाहे जितना 36 लेक्चर बना दो, चलो 1 नवंबर 2 नवंबर पढ़ाऊंगा, नवंबर में वेक्टर खत्म। 20 लेक्चर चाहिए मुझे प्रोबेबिलिटी का, 20 दिसंबर आ गया। और 10 लेक्चर चाहिए लीनियर प्रोग्रामिंग के, पूरा दिसंबर चला गया। जनवरी में रिलेशन फंक्शन 20 लेक्चर, 20 जनवरी कोर्स खत्म। परीक्षाएं कब होनी है? 10-12 मार्च से। तो कितना जल्दी देखिए कोर्स का है। ये नहीं कह सकते कि सर जी आप भाग के पढ़ाए हो, मतलब इतना बढ़िया पढ़ाने की कोशिश किया है कि आपको मजा आ जाए। अपवाद नंबर 1 सुन, ध्यान से सुनना। बहुत आपको लगता होगा यार एक कोटि घात तो ये मिनटों का काम है, अब तो मैं कर लूंगा। और देखिए सवाल निश्चित आएगा 1 नंबर का, इसमें कोई डाउट नहीं है। कौन सवाल आएगा मैं नहीं जानता, नहीं अभी बता देता, लेकिन ऐसा सवाल पटक देगा कि आप कोटि और घात भी गलत लिख दोगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, d2y अपान dx स्क्वायर अंडर रूट 3 + 4 dy बाई dx का होल क्यूब। जैसे ये क्वेश्चन की आपसे ऑर्डर और डिग्री मांग रहा है। डिग्री का दूसरा नाम पावर भी कभी कभी लिख देता है, लेकिन ज्यादातर ऑर्डर और डिग्री आपको यहां से फाइंड करना है। तो सबको लगेगा कि इसका ऑर्डर क्या है 2 और डिग्री 1, जबकि गलत बता रहे हो। सुनना, मुझे बोलने दीजिए। जब भी, यही तो अपवाद है। अपवाद क्या है? जब भी अवकल समीकरण में भिन्नात्मक घात लगी हो, ये पूरी डिग्री क्या है 1/2, तो उसको रेडिकल फ्री कर ले। रेडिकल फ्री का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? भिन्नात्मक घात से फ्री कर ले। अर्थात ऐसे
डिफरेंशियल इक्वेशन के मुंह फाड़ के डिग्री और कोटि और घात नहीं बोल देनी है, पहले उसको रेडिकल फ्री कर। रेडिकल फ्री का मतलब भिन्नात्मक घात से फ्री कर। तो यहां स्क्वायर लगा है तो दोनों पक्षों में क्या करूंगा, वर्ग कर दूंगा। d2y अपान dx स्क्वायर, d2y अपान dx स्क्वायर का होल हाफ। ये इधर जैसे फ्री हुआ भिन्नात्मक घात से तो इसकी फोटो इस तरह दिखने लगी। अब बताओ इसके आर्डर क्या है, कोट जिसे इंग्लिश में आर्डर पढ़ते हो, कितना है 2, और घात क्या है डिग्री 2 और 2। यहां डिग्री क्या दिख रही थी, यहां डिग्री क्या दिख रही थी, अरे डिग्री यार 1 और कोटि, तो कोट तो सटीक बैठ जाती है लेकिन डिग्री गलत हो जाती है। तो अपवाद नंबर 1 क्या लिखेंगे, लिखना शुरू करो। कोट तथा घात बताने के पूर्व, कोट तथा घात बताने के पूर्व दिए गए अवकल समीकरण में कोटि और घात बताने के पूर्व, घटाने के पूर्व दिए गए अवकल समीकरण में, दिए गए अवकल समीकरण में या अवकल समीकरण को लिखिएगा, अवकल समीकरण को भिन्नात्मक घात से मुक्त कर लेते हैं, इंग्लिश में रेडिकल फ्री कर लेते हैं, भिन्नात्मक घात से मुक्त कर लेते हैं, भिन्नात्मक घात से मुक्त कर लेते हैं। मुक्त का मतलब समझ गए ना, हाँ इंग्लिश में रेडिकल फ्री कर लेते हैं, समझ में? एग्जाम्पल बढ़िया सा एक एग्जाम्पल लगा देंगे, धोखा तो नहीं खाओगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, dy अपान dx की पावर, इधर लिख देता हूं, पावर sin x की होल पावर 1/3, कुछ ऐसी सीन आ गई। अब सुनना, इधर डिग्री क्या लगी 1/3, बोल क्यों नहीं रहो? तो मैं डायरेक्ट इसकी आर्डर और डिग्री नहीं फाइंड कर सकता, सबसे पहले मैं इसका दोनों पक्षों का क्या करूंगा, क्यूब करूंगा, दोनों पक्षों का घन करने पे। जब घन करूंगा तो क्या आएगा, dy अपान dx का होल क्यूब बराबर sin x। अर्थात जो रेडिकल फ्री का मतलब होता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो जो ये रेशनल में है ये, उसको आप बिल्कुल फ्री कर लेंगे आप। और कैसे फ्री करेंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था आपके माइंड में, दिमाग में विचार आएगा कि मैं दोनों पक्षों का क्यूब कर लूं या डिग्री 4 लगा दूं दोनों पक्षों पे। अब बताइए यहां से आर्डर क्या हुआ, आर्डर क्या होगा 1, इसकी डिग्री क्या होगी, हाँ हिंदी में घात लिख सकते हैं आप। अब बताइए, ऐसा आप चमत्कार कर दिए कि मेरा आज इसका वही उपकरण ही खराब कर दिए। सुनना, अपवाद नंबर 2, हाँ भाई अपवाद समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, नहीं बताता ना तो आप मानते नहीं, यहीं से डिग्री और घात लिख देते, बढ़िया हंसी खुशी खेलते खेलते परीक्षा से आते, अरे एक तो नंबर आ गए, घर में किसी किताब में कॉन्सेप्ट देखते कि वो भी चला गया। तो सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या मिलता है, कॉन्सेप्ट ये मिला है कि आर्डर और डिग्री लिखने के पहले यदि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रेडिकल फ्री है तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं है तो उसको फ्री कर, अर्थात भिन्नात्मक घात से मुक्त कर सबसे पहले। यदि मुक्त करके आया है तो मुझे गिफ्ट मिला है, मैं आर्डर और डिग्री डायरेक्ट पटक दूंगा। लेकिन यदि भिन्नात्मक घात लगी है तो पहले उसको हटाऊंगा, और जैसे हटाऊंगा तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, बोल क्यों नहीं रहे हो? तो वहां से मैं डिग्री और आर्डर लिखूंगा। क्या समझ में आ गया? अपवाद नंबर 2 क्या है, जरा समझने की कोशिश करें, ऐसे सवाल आएंगे, ठीक। अपवाद नंबर 2 जरा दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, हाँ लिखेंगे वो समीकरण, वो अवकल समीकरण, वो अवकल समीकरण जिनमें e की पावर dy बाई dx कामा log dy बाई dx कामा sin dy बाई dx कामा cos dy बाई dx हो
तो वो समीकरण जिनमें e की पावर डिवाइड बाई डी एक्स, लाख डिवाइड बाई डी एक्स, साइन डिवाइड बाई डी एक्स, काश डिवाइड बाई डी एक्स हो तो उनकी घात अपरिभाषित होती है। उनकी घात अपरिभाषित होती है। डिग्री तो आप भर सकते हैं लेकिन घात अपरिभाषित होती है, मतलब डिग्री नॉट डिफाइन होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नॉट डिफाइन। अच्छा, ये ऐसा सर क्यों बोल रहे हैं आप उल्टा सीधा कि कुछ इस तरह की फोटो दिखने लगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे तो मैं केवल डिग्री लिख सकता हूं किंतु घात नहीं लिख सकता। तो कोई रीजन बताएगा इसका? ये समझ नहीं रहे हो, मेरी बात सुने, मैं क्या किस स्तर की बात कर रहा हूं, जरा दिमाग लगाइए। ये कुछ ऐसा इक्वेशन ये इंक्लूड हो जाए डिफरेंशियल इक्वेशन में, कुछ इस तरह की फोटो इंक्लूड हो जाए, सम्मिलित हो जाए, तो आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन की केवल डिग्री लिख पाओगे किंतु घात नहीं लिख पाओगे। कारण लिख देंगे अपरिभाषित है, इसलिए हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। अरे हाँ, कोट आप लिख सकते हो, पास आर्डर आप लिख सकते हो किंतु आप डिग्री नहीं लिख सकते हो। तो यहां पे कोट और घात में क्या अपवाद है? पहली बात तो वहां सुन लीजिए, अपवाद नंबर 1, मेरी बात समझिएगा। अपवाद नंबर 1 क्या है कि अपवाद नंबर 1 ये है कि भिन्नात्मक घात से मुक्त करके आपको डिग्री और आर्डर आपको लिखना है, अर्थात कोटि और घात लिखना है। दूसरा अपवाद क्या है कि जिन अवकल समीकरण में कुछ इस तरह की फोटो दिखने लगे तो उनकी आप आर्डर तो लिख पाओगे, कोट तो लिख पाओगे, लेकिन डिग्री या घात नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, इसकी चर्चा होगी। जरा दिमाग लगाइए, कोई अवकल समीकरण कुछ इस तरह का भरा हुआ है dy बाई डी एक्स, वो कहेगा कि अवकल समीकरण की कोटि तथा घात बताइए। हाँ भाई सुनना, पता है आपको कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है? अरे इधर कौन सा फंक्शन लिखा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। अच्छा, लिमिट में आप, मैं तो कक्षा जब 12 की क्लास पढ़ा रहा था कॉन्टिन्यूटी, वहां भी एक्सप्रेशन लिखा था। कक्षा 11 में भी तो लिमिट में सारे एक्सप्रेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? log 1 प्लस एस का एक्सप्रेशन पढ़े हो, e की पावर एस का पढ़े हो। बताओ e की पावर एस का सूत्र क्या होता है? अरे यार तुम लोग स्टूडेंट हो कि सब तमाशे हो, मतलब आप लोगों की कोई तैयारी नहीं है यार, ये बात तो मैं कहूंगा, ठीक है? अरे देखो, आप मेरे चैनल में कमेंट पढ़िएगा, बांधक एक लड़का मुझे कमेंट किया और ये बात बोल रहा था कि सर जी आप, मतलब हमारे यहाँ इस तरह नहीं पढ़ाया जाता और आप बच्चों से बार बार पूछते रहते हैं आपके बच्चे किस तरह के हैं कि कोई भी बताते नहीं है। उनको ये आवाज़ नहीं सुनेगी। यदि मैं चैनल पब्लिक कर दूं इस वीडियो को तो सब लोग सुनेंगे, यार e की पावर x का प्रसार नहीं बता पाता बच्चा, कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। तो आप लोग वैसे स्टूडेंट हो, तो उनसे कह देता हूँ यार जो मेरे होशियार बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ते हैं तो क्या बोलेंगे वो? बताओ e की पावर x का प्रसार नहीं रट लो कि इस तरह की फोटो दिखे तो नॉट डिफाइन डिग्री, बात खत्म। लेकिन क्यों हो इसका रीजन भी तो पता होना चाहिए। वाह यार, खूब लॉकडाउन को खूब आनंद प्राप्त किए हो लग रहा है। बताओ इसका क्या प्रसार होता है? पता है, जब देखो कहानी सुनना है, जब तक ये चुपचाप लिखा है तो ठीक है, सुनना ध्यान से। और जिस दिन इसके ऊपर पुलिस दबाव डालेगी ना, ऐसे राज खोलेगी कि इसका राज समाप्त नहीं होगा। दिमाग के ढक्कनों एक से प्रसार शुरू होता। यहां पहले x लिख दो। याद आया कि नहीं याद आया? फालतू की बातें सब याद रहती हैं, तो कक्षा 11 की बातें याद नहीं है। बोल क्यों नहीं रहा? गलत है कि झूठ है प्रसार है? यहां क्या भरा हुआ है? डिवाइड बाई डी एक्स। तो नाउ y इक्वल टू क्या होगा मुझे बताओ? y इक्वल टू 1 प्लस बोलो डिवाइड बाई डी एक्स बटे फैक्टोरियल, आगे फैक्टोरियल, आगे इनफाइनाइट टर्म तक जाए गए। मैंने एक शब्द क्या बोला? जब तक ये चुपचाप बैठा तो ठीक है, जैसे इसके पुलिस डंडा लगाना शुरू कर दिया, अपना राज खोलना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आया? आया समझ में? बताओ, सब जगह डी वाई बाई डी एक्स लिखा है ना, तो इसकी आर्डर 1, मैं डिग्री कहाँ लिख पाऊँ? मैं इसकी डिग्री भरूँ कि इसकी भरूँ कि इसकी भरूँ? आगे वाला पद भरा होता तो डी वाई बाई डी एक्स होल पावर 4। समझ में नहीं आया आपको? डिग्री किसकी भरते हैं? जो उच्चतम क्रम का अवकल गुणांक होता है।
तो उच्चतम क्रम का ऊपर गुणांक तो सब जगह dy बाई dx से लिखा है कि बढ़ रहा है। बोलो, तो देखो कोट तो यहां भी एक है, कोट यहां भी एक है, कोट यहां भी एक है, और जहां की कोट होती है वहीं की डिग्री पकड़ता हूं, और डिग्री का इसका भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा? क्योंकि अगला पद क्या आएगा? dy बाई dx का होल पावर 4। तो क्या अभी इसकी घातें आगे की तरफ बढ़ेंगी? नहीं। तो जब भी इस तरह के आए तो इतना भयंकर ये राज खोलेगा कि डिग्री हम इसकी भर ही नहीं पाऊंगा। मैं 4 कहूंगा इसकी डिग्री तो आगे वाला पद कहेगा मुझे याद कर 5 आने वाला हूं मैं, और 10 लिखूंगा तो कहेगा 11 हो जाऊंगा, 100 लिखूंगा तो क्या होगा 101। तो दुनिया के अंदर है कोई पहलवान ऐसा गणित में कि इसकी डिग्री लिख पाए? बोल क्यों नहीं रहे हो? तो जब भी इस तरह की फोटो दिखे, याद करिए कक्षा 11 की क्लास जब मैं लिमिट पढ़ा रहा था, इस साल भी आप कहीं वीडियो देखिएगा, सबके प्रसार होते हैं, लाख का भी प्रसार होता है, और जिस दिन लाख का प्रसार होगा ना उस दिन dy बाई dx डिग्री में खुलने लगेगा। तो कोट तो इसकी एक होगी, बात समझ रहे हो, लेकिन घात डिफाइन नहीं हो, क्योंकि इतने टर्म लग जाएंगे कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा कि मैं किसकी डिग्री पकड़ूं। इसका भी प्रसार होता है, इसका भी प्रसार होता है, समझ में आ गया? तो यहां क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे आप लोग? कोटि, कोटि कितनी है? एक, नीचे घात अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, लिख दो जल्दी से। रीजन समझ में नहीं आया क्या? बोल क्यों नहीं रहो भाई? यार थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज यार अच्छी लगा करो। तुम लोग ऐसे बैठ जाते हो कि पूरी दुनिया का कर्जा आपके ऊपर है यार। मतलब आप लोग ऐसे मुरझाए बैठे हो कि पूरा संसार का कर्जा मेरे ऊपर लदा है। छोटी सी बात आप ही की पारस का प्रसार नहीं बता पा रहे हो यार, आपको शर्म लगनी चाहिए। अब सुनो, IIT JEE मेंस इसमें सवाल बनाता है कोटि और घात में। वो समझ लीजिए इतना छोटा छोटा खेल खिलाएगा आपको, वो आपको लगेगा कि बन गया। कभी कभी इस तरह की फोटो भी धोखा दे जाती है, आपको लगेगा वो घात पूछेगा तो आप कोटि और घात पूछेगा तो आप आधा से ज्यादा बच्चा इसको नॉट डिफाइंड डिग्री लिख देगा। तो कभी कभी हो जाता है, बता रहा हूं उसका रीजन। ये बात आपको पकड़ में आई कि नहीं आई? बोलो भैया, घात क्यों नॉट डिफाइन है मुझे बताइए, डिग्री क्यों नॉट डिफाइन है? क्योंकि ये अपना राज खोल दिया ना, और जैसे राज खोलने का मतलब हमने प्रसार खोल दिया ना, और जैसे प्रसार खोला तो dy बाई dx की इतनी घातें आएंगी कि मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा। अच्छा सुनना, यहां बताओ यहां कोटि कितनी है? घात, कोटि, घात, कोटि, घात, अगला कोटि एक घात, तो कोटि के तो भरोसा है ना, लेकिन घात का भरोसा, इसलिए नॉट डिफाइन। अब भी समझ में नहीं है? हाँ क्वेश्चन लिखते हैं। तो दोनों अपवादों ध्यान रखना, कुछ इस तरह की फोटो दिखने लगे आपको शायद NCERT में सवाल ना मिले तो मेरी सीट में मुलाकात हो जाएगी, या फिर आप जैसे इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है वो पढ़े ना पढ़े RD शर्मा की किताब जरूर खरीद लेता है। मतलब इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है RD शर्मा मैथ में, वो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा खरीद लेगा शौक शौक में, बाकी पढ़ा नहीं होगा। और 2 पार्टों में किताब छपी, इतने सवाल हैं कि कंफ्यूज हो जाना होता है, क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। अच्छा एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो क्वेश्चन 1 प्लस ए, सुनना ध्यान, सुनना ध्यान, ई इंटू D2 ई की डिग्री है, ई की डिग्री है भैया, ई की डिग्री D2i बटे dx स्क्वायर बराबर dy बाई dx बराबर dy बाई dx। अब सुनना, देखो देखो, कभी कभी इस तरह की जब भी फोटो दिख जाए थोड़ा सीरियस रहिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक? तो तुरंत आप नहीं कह सकते हैं कि डिग्री 2 है, डिग्री तो 2 नजर आ रही, बोलो, अरे सॉरी ऑर्डर तो 2 नजर आ रहा है, कोटि, आज मैं पता नहीं मेरे बोलने से शब्द इधर उधर निकल रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा लेट नींद खुली है ना। अच्छा इसका ऑर्डर कोटि क्या है? 2, और डिग्री अभी मैं नहीं कह सकता। यदि मैं डिग्री लिखना होता तो उसी टर्म की डिग्री लिखते हैं जिसका ऑर्डर लिखते हैं, याद है ना आपको? जो ऑर्डर की डिग्री होती है पूरे की जो डिग्री होती है वही क्वेश्चन की डिग्री होती है। तो इसको मैं भी नॉट डिफाइन नहीं कह सकता, तो मैं इसको पहले सॉल्व करूंगा। तो दोनों पक्षों में लाग लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों में टेकिंग लाग बोथ, दोनों पक्षों में लाग लेने पर जरा लाग लेके देखिए, ये कुछ अपवादी सवाल है, इनको थोड़ा सीरियस रहिएगा। लॉग और क्या आ गया e की पावर d2i अपॉन dx स्क्वायर,
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनना ध्यान से, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ इधर भी लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे, लॉग डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनना, लॉग एम की पावर एन का मतलब डिग्री पहले आ जाती है, बोलो, और क्या आ गया, लॉग ई बराबर लॉग डी वाई बाई डी एक्स। सुनना, लॉग ई का मान एक, इधर से हट गया, और ये क्या है, लॉग। देखो इधर से जैसे मैंने एक्सपोनेंशियल ही हटाया तो इधर लॉग दुश्मन आ गया, बोलो, इसका मतलब कि फिर नॉट डिफाइन हो गई डिग्री, अर्थात इसकी कोड क्या है, 2 है लेकिन घात निश्चित नहीं। समझा के लिखेंगे, कोटि बराबर 2 लिख रहा हूं, कोटि 2 लिख दीजिए, और घात अपरिभाषित है क्योंकि लॉग डी वाई बाई डी एक्स आ गया, घात अपरिभाषित है, घात अपरिभाषित है। हाँ अगला क्वेश्चन लिखें, क्या मैं बोलूं, इस तरह की फोटो दिख जाए ना तो नॉट डिफाइन होता है, ध्यान रखना, उसका रीजन बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई की पावर d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल टू 2x। अभी देखो यहां से क्वेश्चन देखोगे तो हर एक स्टूडेंट को दिखेगा कि इसका आर्डर 2 है, बात समझ में आया, बोलो, और आप कह देंगे घात अपरिभाषित है। क्यों अपरिभाषित है, क्योंकि की घात लगी है। जरा दोनों पक्षों में लाग लेके देखो, दोनों पक्षों में लाग लीजिए, तो क्या आएगा, d2y अपान, बोलो, dx स्क्वायर इंटू लॉग ए बराबर लॉग 2x। हाँ d2y बटे dx स्क्वायर बराबर लॉग 2x। बोल क्यों नहीं रहे, बताइए, जो अपवाद वाली पिक्चरें थी, सीन थी, फोटो थी, वो हट गई कि नहीं, बोल क्यों नहीं रहे। अब बताओ इसकी डिग्री, पहले आर्डर बताओ, आर्डर कितना है इसका, 2, डिग्री 1, अरे आर्डर 2 आएगा ना, कोटि 2 आ गई और घात 1 आ गई। जबकि यहां से डायरेक्ट भरते तो क्या धोखा खा जाते, बोल क्यों नहीं रहे हो यार। आप आर्डर तो 2 भरते ना यहाँ पे, लेकिन आप डिग्री क्या लिख देते हैं कि अपरिभाषित। ऐसा कुछ नहीं, कभी कभी हो जाता है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अरे परेशान ना हो, ये बोर्ड लेवल में इस तरह क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन यार सीखना तो पड़ेगा यार, बिना सीखे कैसे चले जाओगे। अब सुनना, दिमाग लगाना थोड़ा सा, क्या मैं बोलूं, भेजो लगाइए। ये थे आ गया y प्लस का y डैश, थोड़ा सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, चलो इस क्वेश्चन को रहने दे। हाँ अब हेडिंग लगाइए आप, हाँ हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाएंगे, मीनिंग ऑफ ऑर्डर, ORDER, कोटि का अर्थ। देखो अब मैं बता रहा हूं, देखें, जैसे आप बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो वो किसी अवकल समीकरण की कोट, मैं थोड़ा सा बेस बना दुआता हूँ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी तो अपने आप हो जाएगी यार, फिर मेरी बात सुनोगे। हाँ हिंदी इंग्लिश गलत लिख गई हो आप सुधार लीजिएगा। मीनिंग ऑफ ऑर्डर, जरा ध्यान से सुनना, कोटि का अर्थ क्या होता है, अर्थात इसका मुझे कॉन्सेप्ट पकड़ा दीजिए सर जी, क्योंकि ज्यादा घात में सवाल नहीं बनते, कोटि में सवाल बनते हैं। तो जब कोटि में सवाल बनता है तो वो अवकल समीकरण नहीं देता, खासकर कंपटीशन लेवल में, वो आपको सिंपल इक्वेशन देगा और कहेगा फिर उसकी कोटि बताओ। तो क्या लड़का उस सिंपल इक्वेशन से, कल मैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था, फॉर्मेशन ऑफ का मतलब साधारण समीकरण से अवकल समीकरण बनाना, बोलो भाई, तो मैंने कल तो आपको फॉर्मेशन बताया था, जब गिवन इक्वेशन दिए हो, अर्थात दिए गए साधारण समीकरण से अवकल समीकरण बनाना बताया था।
तो जैसे इस तरह का कोई साधारण समीकरण दे दे, जरा दिमाग लगाइए, इस तरह का साधारण समीकरण दे ए ई की पावर एक्स, और मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूं फिर समझाता हूं। ए ई की पावर एक्स, कोई क्वेश्चन यार इसमें दिख नहीं रहा, प्लस बी की पावर माइनस एक्स। अब जरा दिमाग लगाइए, बताइए इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं? 2। तो इस साधारण समीकरण से अवकल समीकरण बनाने के लिए आप कितनी बार अवकलन करोगे? 2 बार अवकलन करोगे। ध्यान सुनना, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स। समझ में आ गया? यहां पे थोड़ा सा गैप भी कर देते हैं पेपर में, शायद इसको कैलकुलेट करना पड़ जाए। एक बार अवकलन और कर सकता हूं क्या? तो जब दोबारा अवकलन करूंगा तो d2y अपान डी एक्स स्क्वायर, बोलो ये कितना आएगा? ए ई की पावर ये प्लस बी की पावर माइनस एक्स। अब ध्यान से सुनना, समझ में आया कि नहीं आया? सीरियस रहना। 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे और 2 बार मैं डेरिवेटिव कर दिया, किंतु अभी आर्बिट्री कांस्टेंट हटा नहीं है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट की एंट्री नहीं होती। तो जब भी आप इस स्टेप पे खड़े हो जाएं तो इसके पहले वाले स्टेपों से मदद मांगे। कहां माइनस हो गया? ई की पावर माइनस एक्स का अवकलन माइनस पे आएगा तो प्लस नहीं हो जाएगा? पता नहीं, छोटी सी बात पूछ रहे हो यार, कि माइनस यहां किसको दिख रहा है? ये बी कांस्टेंट हो गया, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस 1 हो गया। यार मैं अब सीधे 5वां चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूं, जुलाई की याद आ गई। दशहरा आने वाला है यार, क्या तमाशा कर रहे हो यार? हाँ भैया थोड़ा सा मुझे बता दी, माइनस यहां किसको दिख रहा था? पता नहीं यार। देखो यार, टीचर और स्टूडेंट गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया चल रहा है एक पहिया जाम है तो टीचर क्या कर लेगा यार? इस बात को आप मान नहीं रहे हो। और यकीन के साथ एक बात मैं कह रहा हूं कि वेक्टर से मैं स्टैंड सब फेंक दूंगा। मुझे पता है कि आप रोज के लेक्चर रोज नहीं पढ़ोगे और रोज क्वेश्चन पुटअप नहीं करोगे तो ऑनलाइन वाले बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मुझे पता, ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी होती है, लेकिन बच्चे को जिम्मेदार होना चाहिए। वो क्या कहता है, मैं शाम तक पढ़ लूंगा, अब पढ़ रहा है और बगल में घूमने चला गया, बीच में फोन आ गया। यार इस तरह थोड़ा कभी पढ़ाई होती है यार। जिम्मेदार का मतलब तो ये होता है ना, देखो पहले हम लोग जब नेट चलाया करते थे, आप विश्वास नहीं मानेंगे, तब मोबाइल में थोड़ा नेट चलता था, वो तो लैपटॉप में चलता था और नेट सटल लगा रहता था, उससे फोन आने का सवाल ही नहीं था। अब तो मोबाइल में नेट चल रहा है। यदि एरोप्लेन मोड में लगा दूंगा तो नेट नहीं काम करेगा, एरोप्लेन मोड में नहीं लगाऊंगा तो निश्चित किसी का फोन आएगा। अब फोन आएगा तो रिदम खराब करेगा वो। बात समझ में आ गया? तो ऑनलाइन क्लास में बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होगा वो सुधरेगा, बाकी ऑफलाइन की बात ही अलग है यार, क्योंकि यहां किसका फोन आएगा, मिला देंगे फोन आएगा। हाँ दिमाग लगाना, देखो जब भी आर्बिट्री कांस्टेंट ना हटे तो पीछे वाले स्टेप से मदद मांगे। मैं इससे मदद मांगूंगा, क्या तुम्हारे पास इसकी कुछ व्यवस्था है? तो मना कर देगा कि मेरे पास व्यवस्था नहीं, तो मैं चला जाऊंगा गिवन इक्वेशन के ऊपर। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लगा दूं, इसको 2 लगा दूं, तो मैं इसके पास जाऊंगा। वो कहेगा कि भैया मेरी मदद कर, मैं अवकल समीकरण नहीं बना पा रहा हूं, क्या तुम्हारे पास कोई व्यवस्थित है? क्या हाँ है ना, मुझे वाई रख देना यार, क्या बात की टेंशन है, मेरे पास दवा है। अर्थात पूरे पीछे वाले स्टेप से आपसे मदद ले लेनी। नहीं समझ में आया यार, मैं इसे क्यों कहानी सुना रहा हूं? ताकि आपसे गणित बनने लगे यार। इसका मतलब कि d2y अपान dx स्क्वायर बराबर y, कहां से? समीकरण 1 से। अब सुनना, इसकी डिग्री ऑर्डर बता दो, बस ऑर्डर दो। इसका मतलब जब भी इसका ऑर्डर भरना हो तो बकवास ना करना, कंपटीशन लेवल में अवकल समीकरण ना बनाते रहना, आर्बिट्री कांस्टेंट की गिनती कर ले। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर होगा। स्वेच्छाचार राशि कितनी है? 2, तो डिग्री कितनी आई? 2 लिखेंगे। ऑर्डर कोटि बराबर 2, तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर होगा इसका। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर। डिग्री कितनी है इसकी? घात कितनी है? 1। तो घात की चर्चा नहीं है, मैं तो हेडिंग लगा के रखा हूं, हेडिंग लगी हुई है। कोटि का अर्थ क्या होगा? तो घात 1 है। घात से यहां कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चों समझ में नहीं आया क्या? अब सुने, ध्यान से सुनिएगा। हाँ लिख लेना यार, यदि घात लिखना हो आपको तो लिख लीजिएगा, घात 1 है। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में कंपटीशन लेवल में आपसे घात नहीं पूछेगा। कभी भी इस तरह का इक्वेशन भरा हो, इस तरह का इक्वेशन भरा हो और आपसे कोटि मांग रहा हो
बात समझिएगा। तो बेवकूफ बने इसको अवकल समीकरण ना बनाइएगा। यदि घात मांग लिया तो 100% अवकल समीकरण बनाना पड़ेगा। बोलो क्यों अवकल समीकरण बनाना पड़ेगा? क्योंकि मुझे जो कोटि होगी उसी की डिग्री मिलेगी, वो घात होगा। तो घात मुझे डायरेक्ट नहीं दिखेगी, लेकिन कोटि डायरेक्ट दिख जाएगी। इसका मतलब कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि ज्ञात करने के लिए आप स्वेच्छ अचर राशियों की गिनती करेंगे। जितनी स्वेच्छ अचर राशियां होंगी उस समीकरण की, अवकल समीकरण की उतनी ही कोटि होगी। तो नोट लगा दीजिए। आप पहले एग्जाम्पल लिखना है क्या? लिख लीजिए, एग्जाम्पल लगा लीजिए, फिर मैं इसको नोट कर दूं। हाँ भाई समझ में नहीं आया क्या? बोल दो यार, आ गया समझ में? देखो इसमें भी धोखा खा जाओगे। जल्दी करो, आज एनसीईआरटी खत्म करनी है मुझे। आज के लेक्चर में आपको बहुत मजा आएगी, मतलब बुद्धि खुल जाएगी यार। अब देखो, स्वेच्छ अचर राशि आप गिन नहीं पाओगे, ये भी बता दूं मैं। आज जैसे मैं कॉन्सेप्ट बताया तो आप गिनना शुरू कर दोगे। हाँ थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि या फिर मैं उस स्तर की बातें ना बताऊं, या बताऊं तो आप स्ट्रगल करो। हाँ भाई ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलो। तो नोट लिखेंगे, यदि साधारण समीकरण से अवकल समीकरण की कोट लिखनी हो, यदि साधारण समीकरण से अवकल समीकरण की कोटि लिखनी हो, कोट लिखनी हो, कोटि लिखनी हो, तो उस साधारण समीकरण में स्वेच्छ अचर राशियों की गिनती करते हैं। तो उस साधारण समीकरण में, तो उस साधारण समीकरण में, तो उस साधारण समीकरण में, उस साधारण समीकरण में स्वेच्छ अचर राशियों की गिनती करते हैं, स्वेच्छ अचर राशियों की गिनती करते हैं, स्वेच्छ अचर राशियों की गिनती करते हैं। तथा जितनी स्वेच्छ अचर राशियां उपस्थित होती हैं, तथा जितनी स्वेच्छ अचर राशियां उपस्थित होती हैं, तथा जितनी स्वेच्छ अचर राशियां उपस्थित होती हैं, उस अवकल समीकरण की उतनी ही कोटि होती है। उस अवकल समीकरण की उतनी ही कोटि होती है, उतनी ही कोटि होती है। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अर्थात किस इस तरह का समीकरण लिखा हो ना, और डायरेक्ट आपसे कोटि मांग रहा हो। सपोज दैट बोर्ड लेवल में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, शुरुआत के जो 5 क्वेश्चन आना है, और इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि y बराबर ए ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस ई एक्स की कोटि बताइए। बात समझ में आ गया? तो आपको पागल कुत्ता काटे हैं कि आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे। क्या करना है डिफरेंशियल इक्वेशन बना के? मैं जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है वही कोटि होगी, अर्थात कोटि 2 में मैं ऑप्शन में टिक मार दूंगा। समझ में आया? तो आपका समय बच जाएगा। लेकिन इसके कुछ नियम कानून है, तो हेडिंग बनाइएगा स्वेच्छ अचर राशियां गिनने के नियम। स्वेच्छ अचर गिनने के नियम। कैसे गिनते हैं इनको? अच्छा कुछ लोगों को लगा होगा, देखिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा यहां पे, ध्यान से सुनना, ठीक? सुनना भैया, कुछ लोगों को लगा होगा कि यार इनके क्या नियम होंगे? कोई क्वेश्चन भरा है तो आंखों से गिनती 1 2 3 4 5 कर लेना है, जैसे यहां पे गिन रहे थे। सुनना ध्यान से, ए और बी 2, तो इसके क्या नियम है नियम, ध्यान सुनना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखना, जैसे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। बताओ कितने आर्बिट्री कांस्टेंट? कितने आर्बिट्री कांस्टेंट?
गलत बता रहा हूं, 2 है। कैसे पता चला 2 है? सी, हाँ सी कांस्टेंट है, मतलब पूर्ण अचर है, दिख नहीं रहा, इच्छाधारी नाग है। नहीं मजाक नहीं कर रहे हो, इतना डीपली है चैप्टर ये कि आपको रुला देगा, इतना बता दे रहा हूं, ठीक है। और आपको 3 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं, 3 आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रहे हैं। शुक्रिया मनाइए कि वाई सम्मिलित नहीं, इसलिए dy/dx आएगा ही नहीं, लेकिन मैंने एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया है कि जिसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट की फीलिंग आ जाए। तो न्यूनतम आर्बिट्री कांस्टेंट बनाना किसी भी इक्वेशन में, ध्यान से सुनना, किसी भी इक्वेशन में न्यूनतम का मतलब कम से कम आर्बिट्री कांस्टेंट बना। तो हमारे पास एक उपाय है कि मैं दोनों पक्षों में सी का भाग लगा दूं। जरा दिमाग लगाना, जब दोनों पक्षों में सी का भाग लगाऊंगा तो a/c(x²), बोलो b/c x, यहां 1 आ गया। अब बताओ, एक आर्बिट्री कांस्टेंट यहां मिला a/c, बोल क्यों नहीं रहे हो, और दूसरा क्या मिला b/c, अर्थात स्वच्छ अचरों की संख्या, स्वच्छ अचरों की संख्या बराबर 2। चलो लिखो क्वेश्चन, अरे एग्जाम्पल लिखो, इसके कोई नियम इस तरह गिने जाते हैं। अभी देखना भी आप कैसे कैसे क्वेश्चनों से मुलाकात होगी, आ रहा होगा समझ में, नहीं आया समझ में। अब देखिए ये सी की जगह क्या बन गया, एक आपको पता है कांस्टेंट है। अच्छा कोई स्टूडेंट पढ़ा था क्या इस बात को, किसी ने सही बताया, आप ये कहीं पढ़े थे क्या इसको? अच्छा तुक्का मार लगा दिए, हाँ पता है कैसे तुक्का लगा गया वो तुक्का लगा गया कि ये कोफिशिएंट है, वो अकेले पड़ा है तो कोई गिनती होगी 100%, तो ये पूर्ण अचर हो गया। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 2 देखना, ध्यान सुनना, y बराबर ax² प्लस bx प्लस c। अब दिमाग लगाओ, अब कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, आराम से बताना, जल्दबाजी कुछ नहीं। 2 है कि 3 है? देखो जब भी आपको ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो, ध्यान सुनना, जब भी कंफ्यूजन क्रिएट हो आप सी का भाग लगाओ। सी का भाग लगाओगे तो इधर क्या आएगा, 1/c y, बोलो a/c(x²), b/c(x + 1), आर्बिट्री कांस्टेंट की गिनती 1/c 1, ये 2, ये 3। अच्छा हाँ सर जी ऐसा भी होता है, सुनिएगा। अब आपको लगा होगा कि यार सिमिलर इक्वेशन थे, ये कहां खा गया यार, 0 था ना इधर, बात समझ में? तो सी का भाग किया तो ये 0 सह ले गया, और इधर सी का भाग किया तो 1/c की फोटो दिखने लगी। तो अब जरा दिमाग लगाइए, ये 2 लाइनें जो है ना, ये जो 2 लाइनें हैं, ये आपको रफ कार करना है पेपर पे, बात समझ में आया? अब यहां से 100% कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आप यदि 2 इसकी स्वच्छ अचर राशि 2 समझोगे तो कोट तो 2 लिख जाओगे, जबकि स्वच्छ अचर राशि कितने हैं, 3, तो इसकी कोट क्या होगी, 3 होगी। तो कभी कोट पूछे तो 3 होगी, बात समझना, थोड़ी थोड़ी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मिनिमम का मतलब कम करने की कोशिश करना, तो भाग दिया जाता है। अरे मैं कहूंगा कि इसमें स्वच्छ अचर राशि गिनती कीजिए, तो आपको क्या लगेगा, सर हमें थ्योरी में क्या पता है कि जो अकेले कांस्टेंट पढ़ा उसको भाग दे दीजिए, अकेले कांस्टेंट का मतलब जो कोफिशिएंट ना उसको भाग दे दीजिए। यहां तो x² और x² का कोफिशिएंट गुणांक है ना, ये x का गुणांक, सी अकेले पढ़ा बेचारा, तो जब सी अकेले पढ़ा तो सी का भाग किया, तो ये अचर स्वच्छ अचर के मतलब पूर्ण अचर हो गया, पूर्ण अचर का मतलब अचर हो गया, तो ये तो अचर हो गया, नहीं समझ में आया। लेकिन ये सी इधर दे गया 1/c, तो गिनती 1 2 3, अर्थात मैं इसको यदि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा तो कितनी बार अवकलन करूंगा, 3 बार अवकलन करूंगा। कल शायद बनाए हो, इसको नहीं बनाया हो तो बना देंगे अभी, तो इसका 3 बार अवकलन करूंगा। लेकिन इस इक्वेशन की कहीं मुझे डायरेक्ट आर्डर पूछ लिया तो मैं बेवकूफ बने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बताऊंगा, स्वच्छ अचरों की गिनती के सहारे मैं इसका आर्डर 3 भर दूंगा। समझ में नहीं आया? जब घात पूछेगा तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता घात के विषय में, लेकिन मैं आर्डर कोट डायरेक्ट भर दूंगा। अच्छा अगला एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 3, दिमाग लगाना, एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपको थोड़ा सा होश उड़ाएगा। हाँ y² बराबर 2cx √c+1। हाँ बताओ स्वच्छ अचरों की संख्या, सुनो
क्या होगा सोचो से? एक। पता है क्यों एक होगा? क्योंकि सी है क्या? सोच अगर दिमाग लगाना है थोड़ा सा। सी है आपका आर्बिट्री कांस्टेंट, थोड़ा दिमाग लगाना। सपोज दैट, देखिए आपको एक चीज मैं आपको फिर क्लियर कर दूं कल और आज की क्लास में कि आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट में क्या फर्क होता है। आर्बिट्री कांस्टेंट का दूसरा नाम हम इच्छाधारी नाम ले सकते हैं। इच्छाधारी नाम का मतलब अर्थ पता है? वो अपनी इच्छा से रूप बदल लेता है। उसका मूड सनक जाएगा तो कभी आदमी बन जाएगा, कभी औरत बन जाएगा, कभी लड़का कभी लड़की। समझ में नहीं आया? बोलो। और कभी मूड सनक जाए तो बंदर बन जाए। बोल क्यों नहीं रहे हो? लेकिन एक बार में, एक ही बार में, एक बार में एक आकृति बनेगा। ऐसा इच्छाधारी नाम भी इस संसार के अंदर नहीं आया कि आधा बंदर और आधा कौवा दिखे। पूरा बंदर बनेगा या पूरा? जरा दिमाग लगाइए। जिस दिन सी की वैल्यू 6 हो गई उस दिन सी का मान दोनों जगह 6 ही तो डालोगे, तो दूसरा डाल दोगे। अच्छा, सी की वैल्यू 5 भी हो सकती है। अच्छा, सी होगा कोई रियल नंबर, इसका मतलब सी है तो कांस्टेंट, लेकिन वेरिएबल की तरह गुण रखता है अपने। अरे आधे वो कुछ बातें होती जो अंदर से फील हो जाती, नहीं समझ में आया आपको? बोल क्यों नहीं रहे हो? सी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है। लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट होता क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक बार जो मान ले लिए हैं फिर उसको बदल नहीं सकते। अब भी नहीं समझा है? यदि सी बराबर 6 ले लेता तो दोनों जगह 6 नहीं पटकता, तो अर्थात ये पारस्परिक संबंध नहीं हो जाता। तो इस तरह की फोटो दिखे तो स्वेच्छ अचरों की संख्या लिखो यार। स्वेच्छ अचरों की संख्या बराबर 1। बताओ इसकी कोटि क्या होगी? फिर इसकी कोटि क्या होगी? लिख लो, कोटि बराबर 1 होगी। हाँ, यहां भी कोटि लिख लो यार थोड़ा सा। कोटि बराबर 3 होगी इसके। हाँ, अब सुनना एग्जाम्पल नंबर 4। सुनिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। y बराबर सी एक्स क्यूब माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब। बताओ कितने सोच चल? 1। अरे सी ही तो सब जगह पटका है, तो एक ही वैल्यू तो डालोगे सब जगह। जो भी सोच अचर का मान होगा तो एक ही वैल्यू तो डालोगे। सोच अचरों की संख्या बताओ कितने हैं? संख्या 1 है। कोटि बताओ क्या होगी? कोटि 1 होगी। हाँ भाई, क्या मैं बताऊं आगे की बातें? देखो, जो अगला एग्जाम्पल है वो आपको दर्दनाक होगा। देखिएगा क्या है। y बराबर c1 प्लस c2। जरा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे यार स्वाभाविक सी बात है, एक ही नंबर का यहाँ स्क्वायर है और एक ही नंबर का क्यूबिक है। अर्थात यहाँ c लिखा है, यहाँ c स्क्वायर लिखा है और यहाँ सी क्यूब लिखा है। तो सी के एक ही मान पर परस्परिक एक दूसरे में बदल जाएंगे। यदि सी बराबर 2 डालूंगा तो यहाँ 2 दिखेगा, यहाँ 4 दिखेगा, यहाँ 8 दिखेगा। तो सी का एक ही मान तो डालूंगा, क्या अलग अलग मान डालूंगा, इसलिए सोच चतुरों की संख्या 1 होगी। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, c1 c2 e की पावर x प्लस c3 प्लस c4 e की पावर x प्लस c5। बताओ यहाँ पे सोच चतुरों की संख्या। ऐसे सवाल आगे फंस गया। अब वो क्या कहेगा कि अवकल समीकरण की कोटि बताओ। 100% स्टूडेंट वो कहेगा कि तुम उससे बन जाएगी। गिनती करेंगे 1 2 3 4 5, कोटि 5। जैसे मैं इसको हल करूंगा तो सब भाग जाएंगे, देखिएगा अकेले बचेगा। तो बहुत मेहनत की जरूरत है इस चैप्टर पे। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपके पास नहीं होंगे तो आप छोटा सा भी क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। आपका फ्यूचर अच्छा रहे इसलिए मैं सारी बातें बता रहा हूं। चलो इसको हल करके देखते हैं। ठीक, अभी मैं इसका अवकल समीकरण नहीं बना रहा हूं, मैं इसको हल कर रहा हूं। मैं हल कर रहा हूं c1 प्लस c2 e की पावर x इंटू e की पावर c3। कोई दर्द आपको? अरे गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो जो घाते जुड़े थी उनको मल्टीप्लीकेशन में मैंने लगा दिया। अच्छा यहां बता दो c4 e की पावर x इंटू e की पावर c5। दोनों में कॉमन कुछ नजर आ रहा है? e की पावर x कॉमन, तो क्या आएगा c1
C1 प्लस C2 e की पावर C3, फिर सुनना क्या आएगा C4 e की पावर C5। दिमाग लगाना। अरे ये समझ में नहीं आया क्या? बोलो, ये क्या है? वेरिएबल है, और ये पूरा क्या है? कांस्टेंट। इसका कांस्टेंट को आर्बिट्री कांस्टेंट बोलूंगा। दिमाग लगाना, थोड़ा सा सीरियस है। C1 क्या है? कांस्टेंट। C2 और दो कांस्टेंट को जोड़ने से एक नया कांस्टेंट। वाह, आए समझ? फिर जोड़ना, C1 कांस्टेंट, C2 कांस्टेंट, और दोनों को जोड़ने से एक नया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का गुणा करने से फिर कांस्टेंट, अर्थात अचर धन अचर अचर, और अचर का गुणा करने से फिर अचर। इधर देखना, अचर बोलो, अरे स्वेच्छ अचर है अपनी जगह पे, थोड़ा सा फील करो। कुछ भी वैल्यू डालोगे 3 4 5 तो जुड़ के एक नया नंबर खड़ा होगा कि नहीं? तो ये अचर, ये भी अचर, तो दोनों का गुणा करने से नया अचर, और अचर धन अचर कचर हो गया। गचर कचर हो गया है। दिमाग लगाना, फालतू बेवकूफ बना रहा है। ये टोटल कौन सी रास है? अचर रास है। इस अचर को हम स्वेच्छ अचर मानेंगे। इसका मतलब यार ये सब बकवास क्यों कर रहा है? e की पावर x इंटू ये, मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं तो क्या दर्द है यार? ये फालतू वाली बात कर रहा है। अर्थात ये पूरा क्या है कि, अरे ये समझ में नहीं आया। सुनना, ध्यान सुनना। देखो, अचर प्लस अचर अचर, मल्टीप्लाई अचर अचर, एक नया अचर हो गया यहाँ नंबर। अभास करो, शायद 11 हो गया। फिर इन दोनों को हल करूंगा तो शायद 6 हो गया, तो 11 6 17 खड़ा हो गया। समझ में नहीं आया? अर्थात ये सब बकवास क्यों कर रहा है? एक कांस्टेंट लगा देना। यदि सवाल आए ना तो स्वेच्छ अचरों की संख्या 1 है, तो कोटि क्या होगी? 1। अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, दिमाग लगाना। हम बाजार में गए टीवी खरीदने, भेजा लगाना आप, अब आपको मजा आएगी सुनने में। ये सर आखिरकार क्यों सर जी क्यों लिख दिए? मुझे बता दीजिए क्यों लिख दिए यार? आपने कभी समझ नहीं पाया इस बात को, क्यों नहीं समझ पाए? जरा दिमाग लगाइए कि यदि यहां पे x² लिखा है और ये बकवास लिखा C1 C2 C3, तो काहे के 3 ये जोड़ के 1 हो जाएंगे? नहीं समझ में आया? क्योंकि ये x² के पीछे का कोफिशिएंट है। जब कोफिशिएंट है तो C1 C2 C3 स्वेच्छ अचर राशियां अलग अलग तो हैं, लेकिन जुड़ के एक नया स्वेच्छ अचर राशि खड़ा हो जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया? तो ये e की पावर इसका कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, तो एक नया स्वेच्छ अचर खड़ा होगा जिसका नाम क्या है? कैपिटल के। तो यहां पे मुझे गिनती करना है, ना कि कैलकुलेट करना है। अब भी नहीं समझ में आया? मैं एक उदाहरण दूं, ये मजा नहीं आई क्या? के कहां से आ गया? क्योंकि ये पूरा क्या है? e की पावर इसका गुणांक है। कहीं इस तरह लिखा होता C1x² C2x बराबर y, तो मैं चाहे के भी इन दोनों को C1 C2 को जोड़ नहीं सकता, तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए। यहां पे तो e की पावर s का पूरा कांस्टेंट लग गया ना, e की पावर s का कोफिशिएंट लग गया ना, तो ये जुड़ के नया नंबर खड़ा हो गया ना कि। अब भी समझ में नहीं आया? आगे समझ में, तो थोड़ा थोड़ा सा समझ में आएगा, थोड़ा क्या 100% समझ में आएगा यार, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा दिमाग लगाना, ठीक। बाजार में गए टीवी लेने, धनतेरस आ रही है, घर में टीवी नहीं थी तो टीवी खरीदने गए। टीवी खरीदे, दुकानदार ने टीवी दिया। फिर जो उसका मालिक का नौकर होगा वो आपको रुका रहा है, भाई साहब रुकिए ये डिब्बा ले जाइए। तो आप कहेंगे डिब्बा क्या है? कहे इसमें बहुत सारे रिमोट है। तो आप लॉजिक पकड़ोगे यार, बहुत सारे रिमोट क्यों दे रहे हो यार? वो डिब्बे में हाथ डाल के देखेगा, एक बटन देगा रिमोट का, किससे वॉल्यूम बढ़ेगा, समझना। फिर दोबारा हाथ डाल के नया एक छोटा सा रिमोट देगा, इसमें चैनल चेंज होगा, फिर देगा इसमें ब्राइटनेस चेंज होगी, इसमें ये चेंज होगी। तो यार वो ग्राहक को लगेगा यार पागल है क्या यार, सारा फंक्शन एक में डाल दे यार। नहीं समझ में? ये सब बिखरा बिखरा के मुझे क्यों दे रहे हो यार? एक बटन दे रहे हो तुम चैनल बदलने की, एक बटन दे रहे हो तुम ब्राइटनेस बदलने की, एक बटन दे रहे हो गेम लगाने की। ये क्या तमाशा कर रहे हो? सारा फंक्शन एक रिमोट में लगा देना यार। तो इससे चैनल बदल रहा था, इससे ब्राइटनेस आ रही थी, और इससे वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो सारा बकवास क्यों कर रहा है? एक रिमोट में लगा देना यार के। तो सोच चचरास तो एक है ना, और रिमोट क्या इच्छाधारी नाक, जैसे उसको दबाएगा काम करना शुरू कर देगा। तो कितनी सोच चचरासियां? उदाहरण क्लिक किया कि नहीं? क्योंकि ये सारे रिमोट की बटनें हैं और रिमोट एक ही है, क्योंकि ये पीछे से टीवी लगी e की पावर x। समझ में नहीं आया? कुछ इस तरह की फोटो देखे। देखो टीचर का यही काम होता है कि ऐसा पढ़ा दे कि मुझे समझ में आ जाए। समझ में आ गया? अब जरा दिमाग लगाइए। सर जी
C1x स्क्वायर लिखा है, C2x स्क्वायर लिखा है, C2x लिखा है। श्रीमान जी 2 टीबियां हैं, एक x स्क्वायर टीबी लगी है एक, हाँ तो 2 रिमोट होंगे इसके, इसलिए आर्बिट्री कांस्टेंट 2 हो गए। यहाँ टीबी 1 लगी है, बटनें ढेर सारी पड़ी थी, तो मेरे पास रिमोट तो एक है ना, मैं अलग अलग बटन क्यों लगाऊं? वो पागल है क्या दुकानदार? वो कह रहा है हाँ ये ले, इससे ये बदलेगा, इससे ये बदलेगा। अरे कुछ नहीं, कैपिटल कह देगा ना यार, खिलवाड़ करता रहो उसी में। देखो 176 राशियों की संख्या 1, कोटि बराबर 1। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, हाय समझ में? अभी 2 का आ जाओगे। देखो आज की क्लास से आपका बेसिक बहुत अच्छा हो गया। हाँ भाई सुनना, ध्यान सुनना। अभी ये जो मैंने टीवी रिमोट की कहानी बताई, इसमें भी मजा आई। सी के अंदर गुणा कर दे, बोलो, तो यहां बनेगा 2x। अच्छा 2c का अंदर गुणा कर दें, तो x का एक गुणांक है कि नहीं, और अंदर टीवी के रिमोट की बटन है, नहीं है सन, तो एक ही सोच तो होगा। अब जरा एक क्वेश्चन में क्या दिया था अभी, cx³ माइनस c स्क्वायर माइनस c³। अब दिमाग लगाना, ठीक, ये c और c लिखा है ना, बात समझ नहीं आई? तो यार सपोज दैट ये कोई एक नया फंक्शन है, समझ में आ गया होगा रिमोट का, तो ये सब एक ही कांस्टेंट है ना यार। अभी यहाँ x लिखा होता ना तो फिर टीवी अलग अलग हो जाती। टीवी क्या है यहाँ पे, x³, बाकी सब टीवी के रिमोट की बटने, बात समझ में आ गया? तो कहीं ना कहीं यार ये कहानी पकड़ में आ जाती। यहाँ अच्छा समझ में आया कि नहीं है? आ गया समझ? तो 100 चतुरों की संख्या कितनी है? 1, कोटि बराबर 1। चलो क्वेश्चन लिख करते हैं, वे क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी किताब खोल दो। लिखेंगे क्वेश्चन, लिखिए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर से, हाँ कोअवकल समीकरण बनाइए, कोअवकल समीकरण बनाइए। पहले आप क्वेश्चन लिखिएगा, समीकरण एक ना लिखिएगा। ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर c को अवकल समीकरण बनाइए। सुनना, अवकल समीकरण बनाइए। हाँ गिवन इक्वेशन, दिया गया समीकरण भरो, गिवन इक्वेशन। लिख गया? ध्यान सुनना, अवकल साधारण समीकरण से अवकल समीकरण बनाने के लिए पहले गिनती करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट की। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतनी ही बार उसका अवकलन करते हैं। प्रथम फोटो सबको क्लिक करेगी कि 3 आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो 3 बार अवकलन करेगा, सवाल गलत हो जाएगा। कितने c का भाग लगा? अरे c का भाग लगा दोनों पक्षों में, मन मन में भाग लगाना है, मन में। तो क्या आएगा? a/c, यहां b/c, बात समझना, यहां 1, तो x स्क्वायर का रिमोट हो गया a/c, बोलो। तो 2 कांस्टेंट का भाग देने से, a/c का भाग देने से एक नया कांस्टेंट नहीं करा होगा, तो अर्थात a/c की गिनती 1 होगी। उसी तरह y स्क्वायर टीवी का रिमोट है b/c, बोलो, अर्थात कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? 2। दिख कितने रहे? 3। तो बताए ना, दिखेगा कुछ और रहेगा कुछ। कितनी बार अवकलन करोगे? 2 बार। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने। हाँ भाई समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2ax 2by इंटू dy बाई dx, हाँ c का अवकलन 0। भैया मेरी किस्मत खराब है जो मैं यहाँ पे रुक गया हूँ, और मुझे पछतावा अपनी ज़िंदगी का बहुत तगड़ा है कि मैं मकान जो यहाँ बनवा लिया। मकान न बनाता तो मैं यहाँ से खसक जाता, क्योंकि मकान बनवाने के बाद आपको पता होगा आदमी फंस जाता है कि यार इतना पैसा लगाऊँ, इस मकान में नहीं रहूँगा तो कबाड़ हो जाएगा। और यहाँ पे आप समझ गए होंगे मेहनत और योग्यता का मोल नहीं है, आप भी समझ रहे होंगे, ठीक है ना, खासकर कोचिंग वालों का, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट अच्छा है नहीं। स्टूडेंट देखो यार, हिंदी गणित में 3 शब्द होते हैं, गुड बेटर बेस्ट, सुने कि नहीं सुने? बेस्ट की तरफ कभी जाता नहीं यहाँ का बच्चा। यार आप अपने सहपाठी से पूछेंगे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, तो 3 ही बता के सवाल लगा देंगे, बात समझ में आए? और एनसीईआरटी में देखिए सवाल अभी गलत होना शुरू हो जाएंगे एनसीईआरटी पे, क्योंकि दिख रहा है ना 3 यार, वो तो स्पष्ट दिख रहा है। ये हम कभी नहीं सोचे हैं
कि सी अकेला पड़ा हुआ है, इसके साथ टीवी ही नहीं है, तो रिमोट क्या करेगा? फालतू का रिमोट है, फेंक दे साले को, टीवी नहीं है इसकी। हाँ, अब देखना, तो यहां से अच्छा ये 2 की बलि चढ़ जाएगी, इधर भाग हो जाएगा, तो क्या है ax प्लस का by इंटू dy बाई डी एक्स बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 2 लगा दूं, एक बार आउटलाइन और कर सकता हूं क्या? बोलो क्यों कर सकता हूं? क्योंकि 2 आर्बिट्री कांस्टेंट थे, समझ में आ गया? दोबारा आउटलाइन करूंगा तो इसकी फोटो मुझे ये दिखेगी b, और यहां u डॉट v का फार्मूला लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड का डेरिवेटिव d2y अपान dx स्क्वायर प्लस सेकंड फंक्शन dy बाई dx फर्स्ट का डेरिवेटिव, सुनना, dy बाई dx इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव dy बाई dx, तो dy बाई dx इंटू dy बाई dx रिपीट हो गया, dy बाई dx का होल ऑफ स्क्वायर बराबर 0। अब सुनना, क्या आगे आकलन और कर सकते हैं? आगे आकलन और कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? अरे डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आना जरूरी हो तो आ ही गए, लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। आर्बिट्री कांस्टेंट को तो फ्री करना है ना यहां से, तो कैसे हटाऊंगा? जरा दिमाग लगाना। मैं इसको लिखूंगा y d2y बटे dx स्क्वायर प्लस का dy बाई dx का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू माइनस k बाई b। अरे अब जरा दिमाग लगाओ, अब जरा दिमाग लगाओ, मैंने यहां से हटाया तो इधर आके चिपक गए, अभी हटे थोड़ा हो ये तो मैंने इसका ऑपरेशन किया, कैलकुलेट किया, तो मुझे इधर के बजाय इधर दिखने लगे। अब कुछ बच्चों को फील क्या आएगा, जरा दिमाग लगाइएगा, यदि वो गलत रास्ते से गुजरे होते, भेजा लगाना थोड़ा सा, और 3 आर्बिट्री कांस्टेंट समझ लिए होते, शायद 3 आर्बिट्री कांस्टेंट समझ लिए होते, तो 100% बच्चा यहां एक बार डेरिवेटिव और मार देगा। बोलो, तो जैसे डेरिवेटिव मारेगा तो ये क्या हो जाएगा? 0, और इधर की तस्वीर ही बदल जाएगी, तो सारा माठा हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आर्बिट्री कांस्टेंट को गिनते आना बहुत जरूरी है। यदि आर्बिट्री कांस्टेंट की काउंटिंग आप गलत कर रहे हो तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा, क्योंकि उसी पे आधारित है कितनी बार आपको डेरिवेटिव देना है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए, मैं ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं दे सकता भैया, आज मैं इन्वर्टर लगाऊंगा क्योंकि 11 के बैच जो हैं वो 4 से 5, 5 से 6 चले गए हैं, तो अब इन्वर्टर लगाना तो जरूरी है। इन्वर्टर नहीं लगाऊंगा तो 5 से 6 वाले में तो दिखेगा ही नहीं, तो मजबूरी है। और मरता क्या ना करता, जब आदमी फंस जाता है तो चाहे जैसे करे करेगा। अभी तक ये था कि 2 से 4 पढ़ाते थे तो चल जाता था, मेरी टाइमिंग नहीं सेट हो रही यार। यहाँ मैं आपको बता दूं, बच्चों की हित में कोई भी आप काम करो तो कुछ आदत होती है ना यार, जिस आदमी को ज़्यादा सुविधा दे दो। नहीं, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जी उसी तरह 2 घंटे पढ़ाइए। हाँ ठीक है, हाँ पढ़ा रहा हूँ अभी ये हाल है। वो अभी तक कहाँ थे? भारत भ्रमण में थे क्या अभी तक? अरे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैं 12 में पढ़ रहा हूँ, 11 में पढ़ रहा हूँ, समय से एडमिशन ले लूँ। सर जी आपका नाम नहीं पता था। मैं कहूँ ट्रेन में चढ़ रहा है तो स्टेशन पता करना पड़ेगा ना आदमी पता करता है यार। अभी फालतू की चीज़ होती कि यार मोबाइल किस दुकान में अच्छा मिलता है, कहाँ बढ़िया ये आइसक्रीम मिलती है, सब पता लगा लोगे। हाँ, अब फ़ोन से बातें हो जाएंगी आगे। टीचर से कभी संपर्क ही नहीं व्यक्त करता, फालतू की बातें यार। ऐसा ऐसा यहाँ का स्टूडेंट मतलब जवाब देता है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है यूज कर देगा। कोरोना आ गया यार, कोरोना से क्या मतलब था? कोरोना आ गया था तो बढ़िया सुविधा थी। अब देखो, एक बार मैं इसको हटाऊंगा तो मैं पीछे वाले स्टेप से मदद मांगूंगा। पहले सबसे पहले इसके पीछे वाले स्टेप से मदद मांगते हैं, जब वो हाथ ऊंचा कर देगा तो फिर ऊपर वाले से मांगेंगे। तो मैं इससे कहूंगा कि भाई साहब मेरी ये तकलीफ है, मेरी मदद कर सकते हो क्या? तो मदद के लायक होगा तभी तो करेगा। वो कहेगा हाँ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? जरा दिमाग लगाना। ये क्या आएगा? भेजा लगाओ, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सुनना, ये इसको जरा कैलकुलेट करके देखो, ये कितना आएगा? जरा दिमाग लगाइए थोड़ा सा। b इंटू वाई इंटू डी वाई बाई माइनस का ए एक्स। नहीं आया समझ? बोलो, x को इधर उचका दूं तो y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, किसने मदद किया? अर्थात जस्ट पहले वाले स्टेप से मदद मांगे। जब वो मदद करने से मना कर दे तो इसके ऊपर वाले में जाएं, इसके ऊपर वाले में कोई ना कोई जरूर मदद करेगा। क्वेश्चन ही नालायक नहीं कर जाए तो क्या करूं? नहीं समझ यार, कोई ना कोई तो मदद कर देगा। अर्थात इसकी जगह क्या भरूं? बोलो क्या भरूं? बोलो क्या भरूं? y बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स।
सुनना। अच्छा सुनिएगा, एक कहानी सुनाता हूं कोटि और घात की। बताइए इसमें कोटि कितनी? कोटि 2। तो ये सब फालतू हैं। हाँ फालतू। ये पिताजी हो गए, ये इनके पुत्र हैं। दिमाग लगाइए, माना कि पुत्र करोड़ों में कमा रहे हैं, पिताजी की सैलरी 50,000 है, खर्चा तो पिताजी चला रहे हैं ना। इसको कह रहे हैं कि अभी टेंशन ना लो, अपनी जमा पूंजी करो अभी। तो कोट इसी की देखना, जिसकी कोट देखना, पिताजी की कोट देखना, सबसे बड़े वाले घर में जो बुजुर्ग हो, और उसी की कमाई देखना। कमाई का मतलब पावर क्या लगी। तो कोट बराबर 2। कोट तो मुझे पहले से पता चल गया था कि आर्बिट्री कांस्टेंट 2 हैं। बोलो तो लिख दीजिए, कोट बराबर 2, घात बराबर 1। कोट बराबर 2, घात बराबर 1। हाँ भाई, आज के लेक्चर में आपको मजा आया कि नहीं? तो मतलब काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी कि सब बकवास क्या चल रहा है। एनसीईआरटी की बुक दीजिए। इसका मतलब देखो, जो ये संसार का संबंध होता है वो वाकई सही है। बेटा चाहे जितना कमा ले, ठीक है, नाम किसका होगा? पिताजी का ही। वो उसी की कमाई में होगा कि बहुत सारे ऐसे परिवार, जैसे हम चाहे जितना कमा ले, सब्जी हमारे पिताजी खिलाते हैं, तो उन्हीं की कोटि और घात काम कर रही है। समझ में आ गया? हमसे कोई मतलब ही नहीं है। ये एनसीईआरटी 9.1। हाँ चले यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया अवकल समीकरण की कोटि और घात बताएं। कोटि और घात बताएं, ठीक है। अवकल समीकरण की कोटि और घात बताएं। क्या लिखा है? यदि देखिए, यदि डिफाइन हो, यदि परिभाषित हो। लिखा है कि नहीं लिखा? बताइए कब कब आप परिभाषित होते हैं? जब ई की डिग्री लगी हो, dy बाई डी एक्स, या साइन के साथ dy बाई डी एक्स, एक से ज्यादा आ जाए। पहला क्वेश्चन देखें, दिया गया अवकल समीकरण, अवकल समीकरण दिया गया अवकल समीकरण, क्या अवकल समीकरण बताओ? d4y अपन dx की पावर 4, बात समझना, इंटू साइन क्या लिखा है? y ट्रिपल डैश, बोल क्यों नहीं रहा, बराबर 0। हाँ, d4y अपन dx की पावर 4 इजकल टू साइन ट्रिपल y का मतलब क्या होगा? हाँ, तीसरा अवकलन है। कल सारी लिखा था क्या मैं? बोलो अब बताइए, पिताजी कौन है? ये बोलो, ये इसका पुत्र है, लेकिन पुत्र नालायक निकल गया। नालायक का मतलब साइन के एक एंगल में बैठ गया, अर्थात नॉट डिफाइन हो गया। पिताजी नाराज हो गए कि मेरा पुत्र नहीं है। अब दिमाग लगाना, तो अपरिभाषित हो गया ये। इसका मतलब मैं इसकी कोटि तो लिख सकता हूं, किंतु घात नहीं लिख सकता। लिखेंगे कोटि बराबर 4 तथा घात अपरिभाषित है। तो क्या लिखेंगे? कोटि बराबर 4 तथा घात क्या लिखूं? अपरिभाषित। क्यों परिभाषित है? समझ में आ गया होगा। अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से देखो। जिस दिन मैं भेजा लगाएगा, जिस दिन मैं इसका राज खोलूंगा, साइन का प्रसार करूं ना, तो इसके इतने पद खुलेंगे इस d3y बटे dx क्यूब के कि मैं गिन नहीं पाऊंगा। इसीलिए परिभाषित हो गया। अच्छा आंसर मिला, ये आंसर में क्या दिया? देखो, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट को आप मिस ना करें। लेकिन कृपया जब भी सवाल ई की डिग्री में आ जाए, मेरी बात सुनिएगा, जब भी सवाल ई की डिग्री में आ जाए तो कृपया तुरंत ना लिख दे नॉट डिफाइंड, पहले लाग लें, शायद बन जाए। समझ में नहीं आए? यदि साइन वन का एंगल आता है, साइन कॉस टैन कुछ का एंगल आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ सम्मिलित है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का जो डोमेन है वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आ जाए, तो आंख मूंद के नॉट डिफाइन लिख दे, डिग्री भर दे, बस बात खत्म। सॉरी, कोट भर दे, ऑर्डर भर दे, डिग्री नॉट डिफाइन हो जाएगी। अच्छा दूसरा सवाल देखो, क्या लिखा है दूसरा सवाल? दिया गया अवकल समीकरण, खत्म करता हूं 5 मिनट में एक्सरसाइज। अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण y डैश प्लस का 5y इक्वल टू 0। y डैश बोले तो dy बाई डी एक्स, 5y बराबर 0। क्या समझ में आ रहा है? क्या डिफाइन है, परिभाषित है? बोलो।
तो घात कोटि, कोटि 1 घात 1। हाँ, इसमें मुखिया कौन है? पुत्र है ही नहीं अभी। अरे आगे अकेले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ा यार, ठीक है, वही कोटि हो गई, वही घात हो गई, समझ में आ गया। यहां पे कोटि क्या लिखे हैं? 4, और घात क्या लिखे हैं? अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड। हाँ, तीसरा सवाल देखें। तीसरा सवाल क्या है? ds अपन dt 3s d2s बाई dt स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, मुझे ये बताइए थोड़ा सा, यहां पे किसका अवकलन किया गया, किसके रिस्पेक्ट किया गया? यस का अवकलन टी के रिस्पेक्ट, और ये 4 बार रिपीट हो गया, बात समझ में आ गया। तो यस भैया कौन सा वेरिएबल हो गया? अरे यस का अवकलन किया गया तो कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसके सापेक्ष करते हैं वो इंडिपेंडेंट अर्थात परतंत्र चर, समझ में आ गया। और ये स्वतंत्र चर क्या हो गया? टी। तो यहां पे जरा देखे बड़ा ऑर्डर कौन है, ये कि ये बड़ा ऑर्डर, अर्थात इसकी कोटि और इसी की डिग्री 1 लिखेंगे, कोटि बराबर 2 घात बराबर 1। आंसर मैच कराइएगा सब लोग, आंसर साथ साथ मैच कराएं। चौथा क्वेश्चन, क्या कर रहा है? d2y अपान dx स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू कॉस dy बाई dx। देखो आप थ्योरी में बताता तो पहले ही आपको ब्रेक कर देते ना सवाल, सब गलत सलत कर डालते हैं। कोटि 2, परीक्षा में आधे बच्चे ऐसी काली पट्टी बांधेंगे कि उसको घात 2 दिखेगी, जबकि ये नहीं देखेगा कि नॉट डिफाइंड फंक्शन है, अर्थात घात क्या लिखूं? अपरिभाषित। लिख गया? घात क्या हुआ? घात को लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड है, अपरिभाषित। हाँ, 5वां सवाल देखो, अवकल समीकरण। क्या अवकल समीकरण? d2y बटे dx स्क्वायर कॉस, बोलो कॉस 3x साइन 3x। हाँ, नॉट डिफाइंड का कोई पंगा तो नहीं है? नहीं है। ऑर्डर बताओ, कोटि ऑर्डर, डिग्री जिसे हिंदी में घात बोलते हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा कभी कभी उल्टा सीधा लिख देता हूं, आप समझदार बच्चे हो, ठीक है ना। अच्छा, देखा जाए ना तो आप खुद आर्बिट्री कांस्टेंट हो, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं किस दिन पढ़ते हो किस दिन नहीं पढ़ते। तो आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब होता है उनका कोई भरोसा नहीं होता कि कब उनकी नीयत बदल जाए, देखिए रहेंगे कांस्टेंट। हाँ, तो किसी सवाल में आपको कोई मतलब आश्चर्यजनक बातें नजर आ रही हैं क्या? तो बता दूं उनको। छठवां देख लेते हैं, छठवां यहां कर देता हूं। छठवां देखिए, छठवां क्या है? y ट्रिपल डैश कवर y डबल डैश का क्यूब y डैश की पावर 4 y की पावर 5 इक्वल टू 0। ये क्या लिखा है बेटा? d3y अपान dx क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर, फिर लिखा है d2y अपान dx स्क्वायर का होल क्यूब dy अपान dx के होल पावर 4 y की पावर 5 इक्वल टू 0। हाँ, नॉट डिफाइंड का कोई पंगा तो नहीं है, परिभाषित हो रही है। हाँ, तो इसका कोटि बताओ, कोटि ऑर्डर 3। ठीक, पिताजी हो गए, ये सब छोटे छोटे उनके पुत्र, तो पिताजी की कमाई देखी जाएगी तो कितनी है? घात।
अब उम्मीद है कि 7वां बन जाएगा, 8वां बन जाएगा, 9वां बन जाएगा, 10वां बन जाएगा, सब बन जाएंगे यार, कुछ है ये नहीं है यार। 11 नंबर बताऊं? हाँ 11 नंबर देखो, हाँ समझने की कोशिश करें। 11 नंबर अवकल समीकरण d2y अपान dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस dy बाई dx का होल ऑफ स्क्वायर साइन dy बाई dx। हाँ दे दिया ना 2 का, मतलब बताओ कोटि, कोटि बोलो, घात, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। क्यों परिभाषित है? क्योंकि साइन का डोमेन आ गया dy बाई dx। 12वां सवाल, दिया गया अवकल समीकरण, दिया गया अवकल समीकरण, बोलो क्या अवकल समीकरण? 2x स्क्वायर इंटू d2y अपान dx स्क्वायर माइनस का 3 dy बाई dx प्लस y बराबर 0। बताओ क्यों डिफाइन है कि नॉट डिफाइन है? डिफाइन है, परिभाषित है, कोटि। यहां से पकड़ेंगे 2 घात 1। अगली एक्सरसाइज 9.2। नहीं ऐसा शब्द ना बोलें कि हो गया, कुछ आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, समझ नहीं आए भैया? देखो आप अंदर से एक बात स्वीकार करिए कि मैंने जुलाई से क्या 16 अप्रैल से मैंने आपके हित में काम किया है, मैंने अपने हित में कभी नहीं सोचा। फिर आपको जब मैंने फीस मांगी तो आपको बुरा लगने लगा था, बात समझा? सोचिए कि आप किस तरह बर्बाद हो जाते, किसी लायक नहीं बनते। और यदि मैं वीडियो लेक्चर से नहीं पढ़ाता तो मेरे इसके अलावा कोई माध्यम नहीं था कोर्स कवर करने का, सिर्फ तमाशा होता, बस पढ़ाई नहीं होती। और यदि तमाशा करता तो मैं पैसा ज़्यादा कमा लेता, मुझे पता था। लेकिन मुझे पता है कि मैं एक बार नाम हो जाएगा तो मैं पैसा 1 साल में ही कमा लूंगा 10 साल के बराबर। क्योंकि जिस दिन भगवान वापस लौटा के देता है ना तो गुणोत्तर श्रेणी में लौटा के देता है। गुणोत्तर श्रेणी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? मजाक कर रहा हूं, ठीक। जैसे कल अनुज भैया गए, इनको फीस जमा करनी थी तो घर गए, ठीक है, तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से घर ठीक ठाक बनवा ले गया हूं मैं, और सिर्फ कोचिंग की मेहनत से बनवाया। मेरे पास, मैं इतना एवरेज स्टूडेंट था, केवल माता पिता की मेरी तपस्या है, क्या पता आप लोगों की तपस्या है, सिर्फ स्टूडेंट का साथ और मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद। आगे देखो यार, कोई इंटर पास होने के बाद कितना अच्छा पढ़ा लेगा, वो 2 साल IIT की कोचिंग करके ही तो आया है, बशर्ते लगन जुनून काम करना, यहां तक कि अपने शादी में पढ़ा के बारात जाना। तुम लोगों की शादी होगी तो 1-2 महीने तो पता ही नहीं चलेगा कि किस दुनिया के किस जोन में चले गए। मतलब उस रिदम से लौट के आना ही मुश्किल हो जाएगा। पता चले कि ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, साला गलती से साइन कर दिए क्योंकि दिमाग में कुछ अलग चलता रहता है। बात समझ आ गया? तो समझ गए होंगे मेरी बात को। तो अनुज भैया बोलने लगे कि हम तो इस तरह का घर नहीं बनवा सकते, देख ही लें। अरे पूछो, बैठे हैं अभी, झूठ बोल रहा हूं? मैं कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों नहीं बनवा सकते? अरे आज से मैं 2003 की यात्रा शुरू करूं तो मेरे पास क्या था? कुछ नहीं था। हाल पढ़ाने के लिए कमरे नहीं था, मैदान में पढ़ाता था। ये 4 बेंचें थी पतली पतली, वो याद रखी हुई हैं अभी, जो भैया लोग बैठे हुए हैं जो पतली भेजे हैं, 3-4 जिसमें 2-3 टूट गई, इनको टूटने नहीं दूंगा। अरे मेरे कोचिंग का बीज है ये, समझ में आ गया? बाकी तो ये सब पौधे हैं, फल दे रहे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप ये ना सोचो, ये हीन भावना कभी नहीं रखो, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो यार? आप इतना कुछ कर सकते हो, आप इतनी मेहनत कर लो कि भगवान भी हार जाए। यदि भगवान है इस संसार में, जिसको भी आप मानते हो, ठीक है, हार जाए, वो समझ लेगा कि यार ये लगनशील आदमी, इसको लौटाना पड़ेगा। जिस दिन लौटाएगा उस दिन आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी इतनी औकात ही नहीं थी जितना मुझे मिल गया। वाकई सत्य घटना है, समझ में आए? आपके जब परीक्षा देते हो तो सब बच्चे झूठ बोलते हैं कि मेरे नंबर कम आए हैं, जबकि अंदर से उनको पता है कि हमारे अकॉर्डिंग नंबर
ज्यादा आ गए। समझ आ गया? तब वो तो झूठ फेंकते रहते हैं घर वालों से, नहीं मैं 100 नंबर करके आया था पापा, 90 आए हैं। उसको पता था कि 70 नंबर करके आया हूँ, 90 तो आए गए। समझ नहीं आया? तब भी भगवान ने ज्यादा दे दिया है। एक समोसा बेचने वाला होता है ना, जब पहले दिन अपनी दुकान खोलता है तो छोटी सी कढ़ाई रखता है और सब ग्राहक को देखता रहता है, 10 समोसे बेचता है। अपना काम मन लगा के करता है तो समोसे की भी भीड़ लग जाती है, कढ़ाई से समोसा नहीं निकलने पाता, समोसा खत्म हो जाता है और वो भी अल्टो गाड़ी से चलने लगता है। चलता है कि नहीं चलता? तो वो भी अपने क्षेत्र में काम किया, भगवान ने उसको अपनी कीमत से ज्यादा अदा किया कि नहीं? तो आप स्टूडेंट हो यार, आपकी इतनी औकात है कि पैसे की तो औकात ही नहीं रहेगी यदि आपकी अपनी औकात समझ गए तो। यदि अपनी औकात नहीं समझे तो फिर घूम गए 5 रुपए के लिए भी, ये भी बता दूं। समझा गया? तो अपनी पहचान अलग बनाओ। अभी आपकी पहचान आपके पिताजी के रूप में हो रही है कि उनके बेटे हैं। बात समझ में आया? और भगवान करे, जा रहे हो क्या आप? ठीक, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई भगवान करे कि आपके पहचान से आपके पिताजी की पहचान होने लगे कि इनके पिताजी हैं। वो कब होगा? जब आप उनसे एक कदम ज़्यादा चलोगे। तो एक्सप्रेशन लो भैया, किसी से भी लो और काम करो यार। काम नहीं करोगे तो मैं आपको बता दूं, आप इतना पीछे हो जाओगे, आपका परिवार इतना पीछे हो जाएगा कि आप उठ नहीं पाओगे। इस भारत देश में जो गरीब है वो गरीब होता जाएगा, अमीर है अमीर होता जाएगा। रीजन, जिसके पास कमाई है वो अपना बिजनेस लगा लेगा, इधर कर लेगा उधर कर लेगा। जो रोज खाने कमाने वाला व्यक्ति रोज 1000 भी कमाता होगा ना, तो 500-700 रुपये का उसका रोज खाना हो गया, क्योंकि उसके पास कोई खेती होती नहीं है। एक कमाने वाला है, उसी की कोटी और घात देखी जा रही है, बाकी तो सब नालायक भरे। बात समझ रहे हो कि नहीं? कर्ज हो गया, कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई सीढ़ी से गिर गया, कर्ज हो गया, ऊपर वाले समीकरणों से मदद मांगने लगा वो। फिर गरीब हो गया, फिर गरीब हो गया, फिर कमाएगा, फिर कोई गिरेगा, फिर गरीब हो जाएगा। अर्थात वो जीवन में उठ नहीं पाएगा। कब उठेगा? जिनकी कोटी और घात नहीं देखनी है, वो चुपचाप कुछ ऐसा काम कर जाएं कि पिताजी को क्या कर दें? फ्री कर दें। बात समझ में नहीं आई? तो ये सब अवकल समीकरण ही आप लोग हैं, हो कि नहीं? बताओ कितना बढ़िया बातें क्लिक कर रही हैं। तो यदि आप पिताजी को फ्री कर दें और आपकी कोटी और घात देखने लगे व्यक्ति, तो आप अमीर बन जाओगे, बशर्ते आप कभी उठ नहीं पाओगे। सत्य घटना है। अब देखें, 3 तरह के हल आएंगे अवकल समीकरण में। अब काम की बात करते हैं। 3 तरह के समीकरण आएंगे। एक आएगा जनरल सॉल्यूशन, विशिष्ट हल, समझ में आ गया? एक आएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। विशिष्ट हल को हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, व्यक्तिगत सॉल्यूशन, व्यक्तिगत हल। और व्यापक हल को बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। एक होगा करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन, संगत समीकरण। तो इस एक्सरसाइज में करस्पॉन्डिंग इक्वेशन पे, अर्थात ये तीनों में फर्क क्या है, मैं आपको फर्क समझा देता हूं। ठीक, इन तीनों में मैं फर्क समझाता हूं। तीनों में फर्क क्या है कि जैसे y बराबर दे दिया ae⁻x प्लस, दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक, कोई अवकल समीकरण थोड़ा सा दे देता हूं। अवकल समीकरण जैसे लिखा हुआ है d2y या dy/dx लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। क्या अवकल समीकरण है? क्या बोलो? उल्टा चलो। ये यदि अवकलन किया होगा तो ये कोई किसी न किसी कर्वेचर का फंक्शन रहा होगा, कोई फंक्शन तो रहा होगा, बोलो, और उसी का अवकलन हुआ होगा। तो वो फंक्शन कैसे मिलेगा? अर्थात अवकल समीकरण से साधारण समीकरण बनाऊं, तो साधारण समीकरण बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो, समाकलन करना पड़ेगा। तो dx को इधर उचका दूं, याद है कि नहीं कल की क्लास? तो ये इंटीग्रेशन दूं, दिमाग लगाना। बस थोड़ी थोड़ी बातें आप दिमाग में डाल लीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ये क्या होगा? y, ये क्या होगा? प्लस c। समझ में? याद करिए, समाकलन की फैमिली आप कर्व निकालेगा, पैराबोला निकालेगा, या पैराबोला एक दूसरे के ऊपर नीचे बनेंगे। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। अर्थात सी क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट या समाकलन स्थिरांक। तो जो समाकलन स्थिरांक था वही आर्बिट्री कांस्टेंट था, और ये इच्छाधारी नाम की तरह बदलता है। जिस दिन c बराबर 0 होगा उस दिन पैराबोला ओरिजिन से निकल जाएगा, और जिस दिन c बराबर 1 होगा तो पैराबोला ऊपर चढ़ेगा। बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है ना? लेकिन इसकी हाइट तो निश्चित होगी ना। यदि एक बार c बराबर 1 हो गया तो बार बार थोड़ा बदलेगा, लेकिन c बदल सकता है, ये ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। लेकिन कह दिया कि जो कर्व था वो 2 से गुजर रहा है। अर्थात जब 2 से गुजर रहा है तो इसको 2 से सेटिस्फाई कराऊंगा ना, तो 2 y की जगह क्या डालूंगा? 2, x की जगह 1, अरे x की जगह उल्टा हो गया, y की जगह 1, x की जगह 2, तो 2 का वर्ग 4 प्लस c। बात समझ में?
ठीक है, दिमाग लगाना। ये 2 आया, सी बराबर कितना आ गया -1, अर्थात y बराबर एक्स स्क्वायर बाई 2 -1। देखिए अब दोनों में फर्क क्या, सुनिए, ये हो गया जनरल सोल्यूशन, अर्थात ये ढेर सारे सोल्यूशन दे रहा है, कर्व, ढेर सारे कर्व निकाल रहा है। इस स्थिति में पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर का मतलब कोई एक कर्व होगा ना, जहां जो कहां से गुजरता होगा 2 1, अरे 2 1 सबके ऊपर थोड़े सेट हो जाएंगे, इसके ऊपर 2 1 सेट हो गया होगा, यहाँ का कोऑर्डिनेट 2 1 है, तो बाकी तो मेरे कोई लायक नहीं है। नहीं समझ में आया? बोलो। और जब तक इस तरह का बिंदु नहीं देगा तब तक इस तरह का समीकरण दिखेगा। जैसे इस तरह के बिंदु दिखेगा तो सोच अचर किस में बदल जाएगा, कांस्टेंट में, पूर्ण अचर में बदल जाएगा। तो जब ये सोच अचर हटाने की कोई व्यवस्था दे रखी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट हल, हिंदी में पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नहीं समझ में? बोल क्यों नहीं रहे? समझ आ गया? और इसको क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यापक हल। तो 2 प्रकार के हल होंगे, जब इस तरह के हम लोग हल करेंगे तो उनको व्यापक हल बोलेंगे, और जब सी की वैल्यू निकालने के लिए कुछ दे रखा होगा तो व्यक्तिगत सॉल्यूशन हो गया। संगत सॉल्यूशन क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा दिमाग। एक बात और सुन लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन बना के दे देगा, वो कहेगा कि किसी अवकल समीकरण को विशिष्ट हल में कितने स्वेच्छाचार राशि होंगे, जबकि देखो जनरल सॉल्यूशन में यहां फर्स्ट डेरिवेटिव था, अर्थात इसकी कोटि कितनी है, 1। बोलो तो स्वेच्छाचार कितने हुए, 1 ही होगा ना। लेकिन यदि इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन में स्वेच्छाचार बोलता तो स्वेच्छाचार यहां क्या, 0। अरे यार देखो फिर सुनना, इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी है, उल्टा क्वेश्चन क्रिएट करेगा, वो कहेगा इस अवकल समीकरण के व्यापक हल में कितने स्वेच्छाचार राशियां होंगी, तो क्या बताओगे, 1। और वो कहेगा कि इस अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में कितने स्वेच्छाचार राशियां होंगे, तो क्या बताओगे, 0, क्योंकि सी तो भाग गया होगा ना। यदि विशिष्ट हल हुआ होगा तो जो साधारण समीकरण बना होगा वो एक कर्व होगा, और कर्व को किसी बिंदु से गुजारना होगा, तो सी की वैल्यू नहीं आ जाएगी। तो जब भी विशिष्ट हल का नाम ले तो स्वेच्छाचार राशियों की संख्या 0 हो जाएगी। नहीं आया समझ में आपको? आएगा यार समझ में, थोड़ा बहुत आया कि एक भी नहीं आया, नहीं आया समझ में, आ गया होगा। अच्छा देखो, मैं एक रफ कार करके एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं। लिखा है d2y अपान dx स्क्वायर बराबर sin x, लिख दो थोड़ी देर के लिए। मैं कहूंगा कि इसके व्यापक हल में कितनी स्वेच्छाचार राशियां होंगी, 2, क्योंकि इसकी कोटि 2 है। समझ में? अब मैं कहूंगा इसके विशिष्ट हल में कितनी स्वेच्छाचार राशियां होंगी, तो 0, क्योंकि जब ये हल होके कोई कर्वेचर बना होगा और वो कर्वेचर किसी बिंदु से गुजर रहा होगा तो सारे स्वेच्छाचार राशियों के मान आ जाएंगे। जैसे मान आ जाएंगे सी और डी के, तो वो संख्या में गिनती में नहीं भर जाएगा, तो स्वेच्छाचार राशियां 0 हो जाएंगी। इसका मतलब स्वेच्छाचार राशियों की गिनती जनरल सॉल्यूशन में होती है, अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। शायद सवाल भी है एक, तो ये भी बात भी आपको समझ में आ गई। थोड़ा मोबाइल की तरफ देखना, कैमरा रुक तो नहीं रहा अभी। अब एक संगत हल है। संगत हल क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन देखें, कुछ बता देता हूं, एक आध सवाल अब आप करके लाइएगा, फिर कल खींचूंगा। आज यार जब मैं थ्योरी में बताता तो एनसीईआरटी की मैं 3 एक्सरसाइज कर देता, थ्योरी पे समय लग गया ना, लगने दीजिए यार, समय तो लगेगा ही, अच्छा पढ़ाना है। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 10 तक में प्रत्येक सत्यापित कीजिए दिया हुआ फलन स्पष्ट अथवा असंगत होकर समीकरण का हल है। मतलब करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के जैसे पहला सवाल देखो, क्या रहा है, y बराबर e⁻x + 1 सच दैट y डबल डैश माइनस का y डैश बराबर 0। इस तरह देखो, इसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग इक्वेशन। ये कोई साधारण सिंपल इक्वेशन का करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है, अर्थात साधारण समीकरण का संगत अवकल समीकरण लिखा है। जब साधारण समीकरण से संगत अवकल समीकरण बनाना होता है तब स्वेच्छाचार राशियां नहीं दे रखा होता है, लेकिन जब आगे संगत समीकरण भरा होगा तब आपको आइडिया लग जाएगा कि इसकी डिग्री कितनी है, 2। इसका मतलब इसका कितनी बार अवकलन करना है, 2 बार। अर्थात ये आपका सिंपल इक्वेशन है, समझ रहे हो, सिंपल इक्वेशन है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद लेके सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसकी मदद कैसे लेनी है, क्योंकि इसकी फोटो दिख रही है कि इसका कितनी बार अवकलन करूंगा, 2 बार अवकलन करूंगा। सब हटा दो बात को। तो करस्पॉन्डिंग इक्वेशन कभी भी बनाना होगा तो एक तरफ साधारण समीकरण दिए होगा, एक तरफ अवकल समीकरण दिए होगा, और उस साधारण समीकरण में स्वेच्छाचार राशियां सम्मिलित नहीं किया होगा तो संगत समीकरण से पता चल जाएगा कि उसका कितनी बार अवकलन करना है। तो गिवन इक्वेशन क्या है,
गिवन इक्वेशन बोलो क्या है, y बराबर बोलो e की पावर x प्लस 1, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई dx बराबर e की पावर x प्लस का 0, क्या आया dy बाई dx बराबर e की पावर x, हाँ फिर क्या आया d2y अपान dx स्क्वायर बराबर e की पावर x। हाँ बच्चा बीमार हो गया, मदद मांगेंगे अब, बोलो e की पावर x की वैल्यू dy बाई dx। तो सबसे पहले ऊपर वाले स्टेपों से मदद मांगे। देखो ये करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ना लिखना होता ना, मैं कहे कि मदद मांगता, मेरा तो अवकल समीकरण बन चुका था, मुझे क्या करना है आदत मदद मांग के, लेकिन वो करस्पॉन्डिंग कह रहा है ना, इसके संगत ये प्रूफ करो ना, तो माइनस का 0, हाँ इसको क्या बोलते हैं वाई डबल डैश माइनस का वाई डैश इक्वल टू 0। नहीं है क्या समझ में यार, बोल क्यों नहीं रहे यार। हाँ दूसरा सवाल क्या कह रहा है, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c सच दैट वाई डैश माइनस का 2x माइनस 2 बराबर 0। तो संगत समीकरण नहीं देता जल्दी परीक्षा में, क्योंकि ये बहुत सरल होता है, क्योंकि स्टूडेंट को दिख जाता है ना कि कितनी बार अवकलन करना है। यहाँ 100 राशियों को गिनने की जरूरत नहीं होती, कितनी बार अवकलन मांग रहा है आपसे, एक बार, लेकिन गिवन इक्वेशन तो ये परीक्षा में आने के कम चांस है, जबकि कोटि और घात आर्डर और डिग्री के सवाल आना ही आना, इसमें कोई शंका नहीं। हाँ गिवन इक्वेशन क्या है बताओ मुझे, गिवन इक्वेशन y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस सी, हाँ डेरिवेटिव कर, अच्छा कितनी बार अवकलन करना है, एक बार dy बाई डी एक्स माइनस का बराबर का 2x प्लस 2, सी के आर्बिट्री कांस्टेंट 0, अरे डेरिवेटिव तो 0 होगा ना, इसको y डैश पढ़ते हैं 2x प्लस 2। अच्छा कुछ लोगों को अब क्या लगा होगा कि यार ये अवकल समीकरण के सवाल ही नहीं, अवकलन के सवाल है। हाँ अवकलन के सवाल है, ये इसका इक्वेशन है, ये इसका क्या है आंसर है, नहीं है क्या समझ में। तीसरा सवाल, y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस सी सच दैट वाई डैश प्लस साइन एक्स बराबर 0। हाँ गिवन इक्वेशन y बराबर कॉस एक्स प्लस सी, कितनी बार अवकलन करना है, कहाँ से पता चला, करस्पॉन्डिंग इक्वेशन से, जब किसी से कुछ नहीं पता चल रहा हमको। डिवाइड बाई कहाँ से इसका अवकलन बोलो, सी का अवकलन, अर्थात इस चैप्टर को करने के लिए आपको अवकलन समाकलन सब कुछ आना चाहिए, नहीं आप धोखा खा जाओगे। हाँ अब मुझे बताइए कौन सा क्वेश्चन करूँ मैं, हाँ अब कौन सा क्या करूँ, आप कहोगे सर जी सरल सरल तो आप बता दिए, अब कठिन कठिन पूछ रहे हो, कौन सा करें, देखो बताता हूँ घबराना नहीं। ये पहले बताओ इसकी कहानी पकड़ में आ गई यार, इसकी स्टोरी पोल तो खुल गई ना सवालों की। हाँ तो अब मैं चौथा कर देता हूँ, चौथा के बाद एक आध सवाल जंप कर देता हूँ, और मैं जल्दी से 5 मिनट के अंदर इस चैप्टर को समाप्त करना चाहता हूँ, मतलब एक्सरसाइज को, सॉरी चैप्टर तो अभी नहीं समाप्त होगा, चैप्टर समाप्त होने लगे तो मज़ा आ जाए। फिर भी मैं इस साल आपका कोर्स हर हालत में जनवरी में समाप्त करके मैं आपको 15 से 20 दिन की क्लास प्रैक्टिस सेट दूंगा, बशर्ते इतना ध्यान रख रहे हैं जहाँ दशहरा हो जाए कृपया मेरी फीस जमा कर दें, नहीं मैं खुद दर्द में फंस जाऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट बैठे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो मेरे फीस नहीं दे रहे। कितनी बार अवकलन करना, अरे वाई डैश कौन था, एक बार, जब एक बार अवकलन करूंगा तो वाई बराबर 1 प्लस का रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, गिवन इक्वेशन भरो। अच्छा क्या मैं वर्क कर दूं थोड़ा मेरा अवकलन सरल हो जाए, अरे इधर रूट हट जाए तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है बोलो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बार ही अवकलन करना है ना, हाँ आ जाएगा। ये क्या आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, हाँ 2 से 2 मर गए, y डी वाई बाई डी, अरे ये आया ही नहीं बना करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, कहाँ आया देखो जरा अवकलन वर्क करने से नहीं आ रहा। हाँ भाई इस तरह का चमत्कार हो जाएगा, इसका मतलब वर्ग नहीं करना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपके सामने पड़ा हुआ है ना। डायरेक्ट अवकलन करो, वाई डैश अर्थात डी वाई बाई डी एक्स। इधर देखो ये है क्या, डिग्री पहले आई बोलो, डिग्री में कम हुआ, अवकलन तो समझा रहा है, एक का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, ठीक दिमाग लगाना थोड़ा सा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कट गए, ये 2 से 2 कट गए ना, ये क्या है एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सुनना
दिमाग लगाना। इसको मैं करूं क्या, √1 + x² का गुणा कर दूं, इसी का भाग लगा दूं। dy/dx बराबर x √1 + x²। अभी मेरा करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन बन नहीं रहा, तो मैं मदद मांगूंगा किसी से। तो मदद मांगने के लिए यही मुझे दिखा, तो मैं इससे कहूंगा कि यार मेरा यार काम थोड़ा सफल करा दे, सब फंसा हूं मैं। तो कहेगा कोई बात नहीं, मुझे रख दे यहाँ पे, तेरा काम सत्य हो जाएगा। तो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, y लिख देना समीकरण 1 से। आगे ना समझ में। तो ये ऐसा भिखारी चैप्टर है कि मदद मांगनी ही पड़ेगी आपको। ये आप यदि आप सोचेंगे कि मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे इसके। हाँ, बैटरी की वार्निंग आई होगी या फिर उसकी वार्निंग आ गई होगी स्टोरेज की। यार मोबाइल का हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि इतने वीडियो बना चुका है बेचारा। 250 वीडियो बन गए, आपको पता है कि नहीं। रोज 2 वीडियो बनते हैं। बोलो, तो प्रूफ हो गया। अगर क्वेश्चन कर लोगे मैं करूं, अगला तो बन जाएगा यार। छठवां कर देता हूं। छठवां क्या है, y बराबर x sin x सच दैट x y डैश बराबर y प्लस x √x² माइनस का y²। अभी आपको कंप्लीट करने पूरे क्वेश्चन, 11-12 बताऊंगा बस, खत्म करते। हाँ, गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास, y बराबर बोलो क्या है, x sin x। इक्वेशन बनो तो 3 तरह के आप हल करेंगे अवकल समीकरण में। एक करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का, करस्पॉन्डिंग सोल्यूशन संगत समीकरण का हल हो रहा है। कल आप जनरल सोल्यूशन पढ़ेंगे, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन कभी कभी आ जाएगा। और तो तमाम तरह के, देखिए बहुत ब्रांचें हैं इसके अंदर। सुनिएगा, मैं अवकलन करूं, y का अवकलन dy/dx। सुनिए, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकलन sin x का अवकलन cos x प्लस द्वितीय फलन sin x x का अवकलन 1। अभी दोबारा अवकलन करने से मना कर रहा है आपको, एक ही बार डेरिवेटिव किया है, अर्थात ये y डैश है x cos x प्लस sin x। मैं जुगाड़ लगा के इसको कुछ प्रूफ करूंगा, प्रूफ होगा। सबसे पहले मुझे y डैश के साथ किसका साथी क्या है, इसका y डैश का x, दोनों पक्षों में x का गुणा लगा दे सबसे पहले। भगवान करे करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के सवाल आ जाए संगत समीकरण बनाने के लिए, क्योंकि इसकी पिक्चर दिखती है, आंसर दिखता है इसका, तो उसकी मदद से हम लोग चले जाते हैं। x y डैश बराबर ये कितना आएगा, x² cos x, बोलो, अब प्लस का x sin x। अब जरा दिमाग लगाइए, इसकी जगह x sin x की जगह सीधा सीधा x sin x की जगह क्या देगा, y देगा। x y डैश x² और sin x को मैं जानता हूं कि 1 माइनस साइन, cos x को जानता हूं कि ये होता है, तो y हो गया। अरे cos x को मैं जानता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। नहीं समझ में आ गया, आ गया समझ। एक्स वाई डैश इक्वल टू x² √ sin x की वैल्यू, अरे यहां देखो sin x का मान समीकरण 1 से y अपान x, तो क्या हो जाएगा y² अपान, बोलो y² अपान x² प्लस y। नहीं समझ में आया क्या, अरे sin x की वैल्यू क्या है y/x, तो यहां sin² x रखना ना, y²/x² लिख देना समीकरण 1 से। नहीं आया समझ में। फिर ऐसे सोच लेके बैठ गए कि जिंदगी भर का सोच हमारे ऊपर चढ़ा। हाँ, x² एलसीएम लूंगा, एक x से निकलेगा तो एक इसको मार देगा, अर्थात क्या गए x इंटू वाई डैश बराबर x रूट, बोलो x² माइनस का y² प्लस y, हैंस प्रूव्ड। हाँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन लगा के आए। जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं वो कृपया मुझे व्हाट्सएप में या टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, यदि ना बने क्वेश्चन तो क्या करोगे, जो बराबर ही नहीं पढ़ रहे हो, कोई मजा लिए रहोगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 11वां क्वेश्चन देखिए भैया, डरना नहीं, बन जाएंगे कि नहीं यार, क्यों नहीं बनेंगे यार, क्वेश्चन में जानी है। सुनना, 11वां क्वेश्चन देखो, देखो दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। 4 कोटि वाले, कोटि 4 वाले अवकल समीकरण के व्यापक हल में स्वेच्छरों की संख्या, वाह। अब ये जब एक्सरसाइज करने के पहले
मैं अच्छी तरह से चिल्ला गया था। व्यापक हल का मतलब जनरल सोल्यूशन। और कोटि कितनी है? 4। उल्टा चलो, जितनी स्वेच्छ चरासियां उतनी ही कोटि। सीधा चलो, जितनी ही कोटि उतनी ही स्वेच्छ चरासियां। जब व्यापक हल हो, चूंकि 4 कोटि वाला अवकल समीकरण है, इसलिए स्वेच्छ अचरों की संख्या 4 होगी। लिखेंगे, कारण लिखो, बोलो। चूंकि 4 कोटि वाले अवकल समीकरण को व्यापक हल ज्ञात करना है, चूंकि 4 कोटि वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है, इसलिए व्यापक हल ज्ञात करना है, इसलिए स्वेच्छ अचरों की संख्या, स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या लिखूं? स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या लिखूं? 4 होगी। अब सुनना, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसी में एग्जाम्पल लगा देते हैं, थोड़ा सा मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। अच्छा, 4 कोटि वाले कोई समीकरण है, d4y अपान dx की पावर 4 बराबर, सपोज दैट x दिया, थोड़ी देर के लिए x दिया, सोच लो x दिया, तो इसका पहला अवकलन क्या होगा? पहली बार समाकलन क्या होगा? बोलो, d3y अपान dx क्यूब बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अरे एक आर्बिट्री कांस्टेंट पैदा हो गया, बोल क्यों नहीं रहे हो? फिर दोबारा समाकलन करूंगा तो d2y अपान dx स्क्वायर, फिर इसका समाकलन क्या होगा? अरे s घात 3/3 का भाग होगा 6 और cx, अच्छा इसको c1 डाल दूं तो c1x प्लस c2 आ गया। एक बार स्वेच्छ चरासी और जुड़ गई। फिर समाकलन करूंगा तो इसकी 4 डिवाइड बाई dx, ये आ गया घात 4/4, 6 चौको 24, c1x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बोलो c2x, d पैदा हो गया, बोल क्यों नहीं रहा? या c3 पैदा हो गया। अब दिमाग, एक बार अवकलन और करूंगा तो y, बोलो सॉरी समाकलन एक बार और करूंगा तो y, और ये s घात 5, 24 गुणे 5 120, 24 गुणे 5 120, और ये c1x क्यूब डिवाइड बाई 3 दूना 6, और ये c2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c3x प्लस c4। स्वेच्छ अचरों की संख्या सुनना, शायद इसका विशिष्ट हल कहता हूं तो ये जो कर्वेचर आया है, एक कर्व का इक्वेशन होगा, बोल क्यों नहीं रहे हो? तो जैसे कर्व का इक्वेशन होगा तो पास करा देगा किसी बिन से, तो एक्स वाई भाग जाएंगे, c1 c2 c3 c4 की वैल्यू आ जाएगी। अर्थात ये जितने c1 c2 c3 c4 है ना, सबकी जगह कोई रियल नंबर की गिनती लग जाएगी या भिन्न उन कुछ लग जाएगा। तो जब भी इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछे, विशिष्ट हल पूछे, तो वहां पे ये सारे c1 c2 c3 c4 ये क्या हो जाएंगे? सब रियल नंबर में, अर्थात कांस्टेंट में बदल जाते हैं। तो जब भी विशिष्ट हल पूछे तो स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या हो जाएगी? 0। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? सुनो, बोलो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसी क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल लगा दो। ये बैठ क्यों गए यार? तो लगा दो ना एग्जाम्पल, तो फीलिंग आ जाएगी कि यार ये तमाशा कह रहा था। बताओ, इसका मुझे बताइए, ये इसका संगत हल था कि व्यापक हल था कि विशिष्ट हल था? व्यापक हल था। संगत हल होता तो इसका इक्वेशन दिए होता आगे, समझ आ गया? यदि विशिष्ट हल होता तो ये c1 c2 c3 ना होते। स्वेच्छ अचरों की संख्या बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 12। हाँ भाई यार, ये क्वेश्चन वहां तो आपको केवल ऑप्शन देके चले जाना है ना, ये मैंने बताया कि ऐसा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या करा? कोड 3 वाला, दिमाग लगाना। कोड 3 वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या। अरे विशिष्ट हल में तो होते नहीं स्वेच्छ अचर, तो संख्या क्या आ गई? 0। समझ आ गया? तो देखो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट मिला। तो अगले पार्ट में स्वेच्छ अचरों की संख्या क्या है? 0 लिखेंगे। चूंकि अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचर उपस्थित नहीं होते हैं, चूंकि अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में, चूंकि अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में
विशिष्ट हल में सोए चचर उपस्थित नहीं होते हैं, इसलिए सोए चचरों की संख्या शून्य होगी। सोए अचरों की संख्या शून्य होगी। अब देखो, किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर जी ये तो बात सही है, लेकिन कुछ ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि मेरे दिल दिमाग में बैठ जाए। तो मैं कहूंगा कि अच्छा कोशिश करता हूं मैं आपके साथ एग्जाम्पल देने के लिए, दिमाग लगाइएगा। तो 3 घात वाला 3 कोटि वाला कोई अवकल समीकरण है, इधर मैं 1 लिखी दे, तो क्या अवकल समीकरण नहीं, इसका 3 बार मैं समाकलन करूंगा। जैसे 3 बार समाकलन करूंगा, थोड़ा सा मन गणन कहानी सुन ले। मैं समाकलन करूंगा तो पहले आएगा d2y अपान dx स्क्वायर, 1 का समाकलन x हो जाएगा, c1 पैदा हो जाएगा। बोल क्यों नहीं रहे हो, बोलो। फिर क्या आया, दोबारा समाकलन करूंगा तो dy बाई, तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c1 x आ गया प्लस c2 पैदा हो गया। एक बार समाकलन और करूंगा तो x क्यूब बाई 6 प्लस c1x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 x प्लस c3 आ गया। तो ये इसका है जनरल सोल्यूशन। तो यहां पे जनरल सोल्यूशन में सोए चचर मांगता है तो कितने होते हैं, 3। अब भैया मुझे ये बता दीजिए सर जी कि इसका एक पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, विशिष्ट सोल्यूशन है क्या। मैं आपको बता रहा हूं विशिष्ट हल है क्या। जरा इमेजिन करना, कुछ चीजों को इमेजिन करना आप, ठीक। सपोज दैट ये कोई कर्वेचर है, मान के चलो, मुझे नहीं पता, मैं इसका नकली ग्राफ खींच रहा हूं, मुझे नहीं पता। ये इसका इक्वेशन बना हुआ है y बराबर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 6 c1x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 c2x प्लस c3। दिमाग लगाना, दिमाग लगाना, ठीक। और ये जो कर्वेचर है ये 3 बिंदुओं से पास होता है, 1,2 से, 2,3 से, 4,1 से पास होता है। तो जब पास होता है तो तीनों बिंदु इसको सेटिस्फाई नहीं कराएंगे बारी बारी से, बोलो। तो जैसे इसको सेटिस्फाई कराऊंगा, 1 2 रखूंगा तो मेरा एक्स वाई हट जाएगा, c1 c2 c3 में एक नया इक्वेशन खड़ा हो जाएगा। अरे दिमाग के ढक्कनो, समझा गया। फिर इसको सेटिस्फाई कराऊंगा, फिर एक्स वाई गोल होगा, c1 c2 c3 के पदों में फिर नया समीकरण आएगा। बोल क्यों नहीं रहे हो। फिर इसको सेटिस्फाई कराऊंगा, फिर c1 c2 c3 के पदों में 3 इक्वेशन आ गया। अर्थात जैसे मैं तीनों इक्वेशन को विशिष्ट हल की फीलिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है तो समझ ले। इसका मतलब तीनों इक्वेशनों को, तीनों इस कर्व को इस तीनों पॉइंटों से पास कराऊंगा तो मुझे c1 c2 c3 के पदों में 3 लीनियर इक्वेशन दिखेंगे, 3 रैखिक समीकरण दिखेंगे। मैं उनको हल करूंगा तो c1 c2 c3 की पर्टिकुलर एक एक वैल्यू आ जाएगी, आगे कि नहीं। उन पर्टिकुलर वैल्यूओं को यहां डाल दूंगा c1 c2 c3 की जगह, तो मेरे आर्बिट्री कांस्टेंट हट जाएंगे, कांस्टेंट दिखेंगे। तो आर्बिट्री कांस्टेंटों की संख्या, अब भी नहीं समझा तो ये लिखना हो तो लिख लीजिए, इस तरह कुछ एग्जाम्पल बनाना हो बना सकते हो आप, अपने समझने के लिए एग्जाम्पल बना लीजिए कि ये इसकी कुछ कहानी है, ठीक है। बाकी सोए चतुरों की संख्या 0 है। तो कल मैं मुलाकात करता हूं इसी समय से फिर, ठीक।